फिर आप उसको लेके जाते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर किट में क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या आपको क्राइम सीन पे मिलता है, जैसे सीन ऑफ क्राइम है उस पर क्या क्या चीजें आपको मिलती है, तो डिपेंड करता है केस टू केस, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आपका चेंज होता है कि आपको क्या चीज़। जैसे सपोज आपके केसेस में मोस्टली आपको इनकम टैक्स रिलेटेड चीज़ों की, टैक्स रिलेटेड डेटा, किस किस तरीके का डेटा आपको उठा के लाना है, वो सारा डिपेंड करता है। तो आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्डर किट भी आप बनाते हैं। तो जैसे कि रिस्पॉन्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर किट में आपका जो होता है कि कैमरा फॉर कैप्चरिंग इंसिडेंट एरिया, जो क्राइम सीन पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जैसे ट्रेडिशनल क्राइम में आपने देखा होगा कि मर्डर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे जाके लोग फोटो लेते हैं कैमरे से। कैमरे से फोटो लेने के बाद उस एरिया को पूरा मतलब कॉर्डन ऑफ करके और फिर आप जो भी एविडेंसेस है आप उसको सीज करते हैं। सेकेंडली है एंटी स्टैटिक बैग्स फॉर एविडेंस। एंटी स्टैटिक बैग्स होता है जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप खरीदते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो वहां पे देखा होगा कि कुछ सिल्वर कलर का एंटी स्टैटिक बैग जो होता है, सिल्वर कलर का बैग होता है, इस तरीके के बैग्स में आते हैं। तो जैसे कि ये एक हार्ड ड्राइव है, आप देख सकते हो फोटो में, तो ये सेम यही है एंटी स्टैटिक बैग। तो ये एंटी स्टैटिक बैग होता है जो कि एविडेंसेस को सील करने के लिए काम आता है। तो अगर आप देखेंगे इंटरनेशनली जितने भी FBI है, चाहे अलग अलग कंट्रीज में जो इंटरपोल है, दे यूज दिस काइंड ऑफ मटेरियल टू सीज द डॉक्यूमेंट। सो आप हार्ड ड्राइव को सील करेंगे क्योंकि ये मॉइस्चर और इससे ये सेव करता है हार्ड ड्राइव को। तो जितने भी हार्ड ड्राइव आता है, जैसे कि ये हार्ड ड्राइव इस तरीके से इसको सील किया जाता है, तो दे आर अवेलेबल एट अराउंड, अगर आप देखेंगे तो अभी जो जितने भी NIA है ये भी इन्होंने एक प्रोसीजर बना दी है इसको यूज करने के लिए। उसके बाद आपका सिक्योरिटी टूल किट फॉर ओपनिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, क्योंकि आपको कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकालना है, उसके अंदर देखना है 2 हार्ड ड्राइव है, 4 हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को निकाल के आप राइट ब्लॉकर से जोड़ते हैं, तो इसीलिए आपको सिक्योरिटी टूल किट चाहिए जो कि मोबाइल कंप्यूटर्स को खोलने के लिए। एंटी स्टैटिक ग्लव्स एंड बैंड्स, आपने देखा होगा कि एंटी स्टैटिक ग्लव्स, इसकी जरूरत क्यों है? एंटी स्टैटिक ये एंटी स्टैटिक ग्लव्स है जो कि एक स्टैटिक चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। जब आप खोलते हैं तो आपको पता है कि जैसे हार्ड ड्राइव का किसी ने पीछे की साइड को टच कर दिया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और उससे बचने के लिए, क्योंकि आपके जो डिजिटल एविडेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की करंट इट कैन गो टू 5000 टू 50,000 वोल्ट तक जा सकता है। तो जैसे ही आप पीछे में टच करते हैं और कोई भी कंपोनेंट टच करते हैं तो वो काफी मतलब जो उसके कंपोनेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसी वजह से ये जो बैंड्स है एंटी स्टैटिक, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक जो भी दुकान है उस पर ये यूज होता है। तो ये आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर किट में होता है। ट्राई एज फॉर कैप्चरिंग लाइव। अब इस ट्राई एज टूल्स क्या होता है कि जैसे आप फील्ड पे जाते हैं तो वहां पे 2 सिनेरियो हो सकता है, कंप्यूटर कैन बी इन ऑन कंडीशन और इट कैन बी इन ऑफ कंडीशन। अगर आपका कंप्यूटर ऑन कंडीशन में है तो उस केस में आपको आपको क्या करना है कि सीधा उसका प्लग नहीं खींचना है। मोस्टली क्या लोग एडवाइस करते हैं कि प्लग खींच दो, इसको ये कर दो, इसका डेटा हटा दो, ये सब कर दो, तो ये सब चीजें नहीं करना है। आपको प्लग खींचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसका सिर्फ सिस्टम को, कंप्यूटर को आइसोलेट कर दीजिए। जैसे वाईफाई कनेक्टेड है, लैन कनेक्टेड है, इससे आप उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मगर क्योंकि सिस्टम को अगर आप देखिए, सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि जब आप उस जगह पे पहुंच रहा है और एकदम से सस्पेक्ट आपका सिस्टम छोड़ के भाग गया या ऑन कंडीशन में आपको मिल गया, तो अगर आप उसका प्लग निकाल देंगे तो रैम पे डेटा होता है, वोलेटाइल डेटा है, दैट डेटा कैन बी, मतलब वो जो डेटा है उसमें कुछ पासवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका डेटा चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यही कंप्यूटर खुला हुआ है और इस कंप्यूटर पे खुले होने से आपको
देखने में आ रहा होगा कि कौन कौन से यूजर से लॉगिन है, कौन कौन से ईमेल आईडी इस पे चल रहा है। तो ये सारा चीज मिल सकता है। तो इसके लिए कुछ टूल्स आते हैं जैसे कि एफटीके इमेजर, मैक्विजिशन, डिजिटल कलेक्टर। जैसे कि ये एक डिवाइस है, इसका मैं डेमो भी आपको दिखाऊंगा। ये डिजिटल कलेक्टर एक छोटा सा डिवाइस है जो कि इसी टूल को आप यूज करके इमेजिंग क्लोनिंग भी कर सकते हैं। आप इमेज कर सकते हैं, एक लाइव सिस्टम से पूरा डेटा उठा सकते हैं, मैक की इमेजिंग कर सकते हैं। तो एक छोटा सा डिवाइस है जिसको आप यूज करके ये चीजें कर सकते हैं। ओके, तो देन आपका आता है लाइव इमेजिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हेलिक्स एक्विजिशन, ओएस फोरेंसिक्स, एफटीके इमेजर। तो ये जो टूल है ये आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर किट में होता है कि जैसे कि आपको सिस्टम ऑन कंडीशन में मिल गया है या वहीं पे इमेज बनाना है, तो ये टूल आप एनक्रिप्शन एनालाइजर सॉफ्टवेयर होता है कि जैसे कि आपका कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स है, कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड उस कंप्यूटर पे है, तो आप पासवर्ड प्रोटेक्ट, कोई पासवर्ड क्यों डालता है फाइल में? बिकॉज दीज दोज फाइल्स आर इंपॉर्टेंट, तभी वो पासवर्ड डालता है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को रन करके उसमें से पासवर्ड इनक्रिप्टेड फाइल्स को खोज सकते हैं। देन क्लाउड क्रेडेंशियल कैप्चरिंग, जैसे कि सपोज देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप पे एक वन ड्राइव लॉग इन हो रखा है। अब ये वन ड्राइव है, ये वन ड्राइव पे डेटा है, तो इसके क्रेडेंशियल्स होगा क्योंकि इसका पासवर्ड कहीं ना कहीं इसी कंप्यूटर पे सेव होगा। तो ये क्लाउड क्रेडेंशियल्स को कैप्चर करने के लिए जैसे यूफेड है, एक्सआरवाई है, इस तरीके के टूल आते हैं, आप डेस्कटॉप से कैप्चर कर सकते हैं। लाइव मेमोरी इमेजिंग टूल्स, जैसे मेमोरी की मुझे इमेजिंग करनी है तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मेमोरी का इमेज बना सकते हैं। स्टोरेज हार्ड ड्राइव्स, कुछ स्टोरेज हार्ड ड्राइव आपको लेके जाना जरूरी है। जैसे कि स्टोरेज हार्ड ड्राइव आपके पास होगा तो आप डेटा सेव कर पाएंगे, क्योंकि आजकल रैम जरूरी नहीं है कि कोई के 8 GB का रैम हो या 16 GB का रैम हो। आजकल कंप्यूटर्स पे मैक्सिमम आजकल देखिए तो 32 से स्टार्ट होके अब 128 टू 56 GB तक रैम भी हो सकते हैं। तो आपके पास कम से कम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होने चाहिए, पेन ड्राइव्स होने चाहिए, लाइव बूटिंग डिवाइसेस, एक्सटर्नल डीवीडी रोम। कितनी बार होता है कि आपका सीडी रोम नहीं होता है, कुछ राइटिंग करना है, तो आप एक्सटर्नल डीवीडी रोम आपके उसमें, टैगिंग स्लिप, कि आप जो भी एविडेंस सीज कर रहे हैं उस पर टैग करें कि जैसे सर्वर सीज कर रहे हैं तो सर्वर्स में आपका कौन सा हार्ड ड्राइव 1 पे था, 2 पे था, तो इस तरीके से टैगिंग स्लिप आप नाम। परमानेंट मार्कर्स, ऑन साइट डुप्लीकेशन डिवाइस, जैसे TX1 TD2U डुप्लीकेशन डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप सॉफ्टवेयर बेस्ड इमेजिंग करते हैं और एक होता है कि जस्ट डिवाइस होता है, वो TX1 डुप्लीकेशन डिवाइस होते हैं। तो ये कुछ डिवाइसेस का मैं फोटो आपको यहाँ पे, जैसे ये डिवाइस है TX1, जिससे आप आईडी, साटा, यूएसबी, फायरवायर, PCIe उसको इमेजिंग कर सकते हैं। इस तरीके का किट आता है। तो ये किट आप इमेजिंग टूल आप लेके जा सकते हैं अपने क्राइम सीन पे। इसी तरीके का फैल्कन आता है, TD2U आता है। तो ये जैसे TD2, ये आईडी, साटा और यूएसबी को सपोर्ट करता है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है जो कि आपका ऑन साइट पोर्टेबल राइट ब्लॉकर्स। अब जैसे कि राइट ब्लॉकर आपको पता है क्या होता है। राइट ब्लॉकर प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको सुबह में बताया था कि मोबाइल फॉरेंसिक्स एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स बिल्कुल अलग है। अब जैसे कि मुझे एक सपोज पेन ड्राइव मिलता है। अब सपोज ये पेन ड्राइव मुझे मिला हुआ है, इस पेन ड्राइव को मुझे इसको एनालिसिस करना है या इसके अंदर डेटा देखना है, तो लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको अपना डायरेक्टली यूएसबी में लगा देते हैं। अब जैसे मैं इसको यूएसबी पे लगाऊंगा तो क्या क्या चीजें हो सकती है, तो इसको अभी मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ। आगे अभी प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा। इसी तरीके से हाई एंड मोबाइल वर्क स्टेशन होता है, जैसे कि आप क्राइम सीन पे भी ले जा सकते हैं, वहीं पे एनालिसिस, वहीं पे डेटा एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे एनालिसिस, देयर आर सेवरल रिसर्च हैज फाउंड डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब जो बेसिक 4 प्रोसीजर्स है वो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटल एविडेंसेस। अब जब आप क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो सबसे आपका आता है कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको, क्योंकि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, साइबर फॉरेंसिक का, आप डिजिटल फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट है, तो आपको साइबर फॉरेंसिक्स के चीजों को जानना है कि कौन कौन से डिवाइस है जिसको आप डेटा सीज कर सकते हैं, उससे डेटा आपको मिल सकता है, एविडेंस मिल सकता है।
फिर आपको प्रिजर्वेशन करना है, प्रिजर्वेशन मतलब उसको प्रिजर्व करना है, उसमें से डेटा डिलीट ना हो जाए, ये टिल आपका लैब तक पहुंचने। एनालिसिस और लास्ट में आता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये लास्ट में प्रेजेंटेशन आता है। तो ये सारे चीजें आपको मतलब ये जो 4 बेसिक स्टेप्स है जो कि डिजिटल फॉरेंसिक्स का है, और सिमिलरली यही चीज आपका ट्रेडिशनल फॉरेंसिक्स में भी यही चीजें चलता है। तो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंसेस होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, मैंने इस एसओपी में तो जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जनरली आप किसी भी क्राइम सीन पे जाते हैं वहां पे डेस्कटॉप कंप्यूटर मिलता है। उसके बाद आप लैपटॉप कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, सीसी सीडी डीवीडीज, ब्लू रेज, ऑल दिस जो आपको जानना चाहिए। फ्लॉपी ड्राइव्स, आज के डेट पे फ्लॉपी ड्राइव्स लोग बोलते हैं कि नहीं मिलेगा, मगर मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं जहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव्स ड्रॉर्स में रखे होते हैं, पुराने फ्लॉपी ड्राइव्स, उसमें कुछ ना कुछ डेटा होता है। तो डिजिटल एविडेंस आपके लिए डिजिटल एविडेंस ही है। तो आप ये मान के चलिए कि क्राइम सीन बता के नहीं आता है, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके बाद मेमोरी कार्ड्स, मोबाइल फोन, टैबलेट, सिम कार्ड के पैकेट से आप क्या क्या चीजें आपको मिल सकता है, उस पर से एमजी नंबर, पीयू के नंबर, ये डेटा आपको मिल सकता है। देन डेटा कार्ड्स, आजकल क्या है कि बहुत सारे डेटा कार्ड यूज होते हैं, जैसे जियो के डेटा कार्ड्स हो गए, एयरटेल के डेटा कार्ड्स हो गए, उसमें सिम कार्ड भी लगता है, सिम कार्ड के साथ साथ मेमोरी कार्ड भी लगता है। तो उसमें भी बहुत सारे लोग डेटा सेव करके रखते हैं। राउटर, स्विचेस, मॉडेम, ये जो राउटर स्विचेस है, ये एक्सेस पॉइंट, कौन कौन सा मैक के एड्रेसेस इस सिस्टम से एक्सेस हुए हैं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं। उसी तरीके से NAS सर्वर्स होते हैं जो नेटवर्क अटैच स्टोरेज बोलते हैं। तो NAS सर्वर्स आपका क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं पे कोई एक छोटी सी कंपनी है जिसमें 20 लोग 25 लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी सेटअप बना के रखते हैं, सारा डेटा एक सेंट्रलाइज NAS पे रखते हैं, जिसको भी एक्सेस करना है वो NAS को एक्सेस करके डेटा स्टोरेज करते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप रेड के लिए जाते हैं तो वहां पे कंप्यूटर्स में डेटा नहीं मिलता है, मगर वो NAS छोटा से छोटा भी होते जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इतनी छोटी सी NAS मतलब आपके एक जस्ट नोटबुक की तरह होगा, मगर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगा 20 TB। अब 20 TB बहुत यूज होता है डेटा। अभी जैसे बीच में एक दो केसेस में जो डेटा एक्सट्रैक्शन हुआ था, जैसे ईडी के केसेस थे, ये ताहिर हुसैन का केसेस थे, तो उसमें कंपनियों पे जब छापा पड़ा था जहां पे ये टेरर फंडिंग और ये सब के केसेस थे, तो वहां पे हमें नैस मिले थे। उस नैस को नैस वो रखा हुआ था एकदम सर्वर के ऊपर में, छोटा सा, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। अब वो किसी को नजर पड़ती तो उस नैस नजर नहीं पड़ती तो वो तो पूरा डेटा ऐसे ही चला जाता, कोई वो डेटा नहीं निकालता। तो आप जब कभी जाते हैं और देखते हैं कि शेयर्ड फोल्डर किसी के कंप्यूटर पे है, तो वो जरूर 100% कहीं ना कहीं से वो नैस और इस तरीके से डेटा शेयर कर रहा है, या तो वो गूगल क्लाउड पे डेटा शेयर कर रहा है, गूगल क्लाउड पे डेटा शेयर कर रहा है, और अदरवाइज वो कहीं ना कहीं नैस के थ्रू डेटा उससे एक्स्ट्रा हो रहा है। इसी तरीके से प्रिंटर्स होते हैं। प्रिंटर पहले क्या था कि प्रिंटर पे पहले के अगर आप प्रिंटर देखते थे तो बहुत सारी कंपनियां होती थी कि जैसे उनको पेपर अलाउड नहीं होता है, जैसे एयरटेल और ये सब में जो लोग काम करते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रिंटर्स, अभी जो नेटवर्क अटैच वाले जो बड़े वाले प्रिंटर्स आते हैं उसमें हार्ड ड्राइव्स होते हैं। आप जो भी प्रिंट देते हैं वो एक कॉपी वहां पर रह जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रिंटर सीज कर रहे हैं, प्रिंटर्स में भी देखें कि कहीं हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा, उसके अंदर कोई हार्ड ड्राइव तो नहीं है ज़्यादा स्टोरेज। अदरवाइज नॉर्मल जो छोटे प्रिंटर होते हैं उनकी स्टोरेज 10 MB 20 MB होती है। तो इसीलिए प्रिंटर्स भी आपका एक एविडेंस मिल सकता है। स्कैनर्स है, स्कैनर्स में भी सेव होता है। इसी तरीके से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कैन बी ड्रॉअर में हो सकता है, या जो लैपटॉप आदमी यूज कर रहा है उसका बैग में, उसके अलग पॉकेट्स में, पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव, ये सारे चीज मिल सकते हैं आपको। देन रेड सर्वर्स,
रेड सर्वर्स होता है कि जो सर्वर्स के अंदर लगे होते हैं, और खास करके जो बड़ी एंटरप्राइज कंपनीज होती है वो अपने डेटा के लिए, जैसे कि अलग अलग उनके ऑफिसेज हैं, तो वो लोग सर्वर्स यूज करते हैं जो कि रेड कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। रेड का मतलब कि रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। जैसे कि उनको बड़ी स्टोरेज चाहिए, तो आप हार्ड ड्राइव देखते होंगे, जैसे आज मार्केट में तो 20 TB के भी हार्ड ड्राइव अवेलेबल हो चुके हैं। मगर इसमें क्या होता है कि सर्वर में जो डेटा होता है वो क्रिटिकल होता है। जैसे कि आप आईआरसीटीसी ले लीजिए, या कोई भी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, तो उनके जो सर्वर्स होते हैं उन पे जो डेटा होती है, वो डेटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आज आईआरसीटीसी का सर्वर डाउन हो जाए तो यहाँ पे कितने अफरा तफरी मच सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो हार्ड ड्राइव होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें मिररिंग हो गया, रेड 0 हो गया, रेड 6 हो गया। आप हार्ड ड्राइव निकालिए, हार्ड ड्राइव अगर कोई हार्ड ड्राइव खराब होता है तो पूरी सर्वर शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप हार्ड ड्राइव निकाल दीजिए, फिर दूसरा हार्ड ड्राइव डालिए, वो डेटा आपका एज इट इज रहता है। तो इसीलिए सर्वर्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सीसीटीवी डीवीआर, जब आप सर्च पे जा रहे हैं तो वहां पे आजकल सीसीटीवी एंड डीवीआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने हिट एंड रन का केस है, तो पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो सबसे पहले देखता है कि यहाँ पे आसपास कोई सीसीटीवी तो नहीं लगा था। जैसे एक एग्जांपल है इजरायली जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले जो एम्बेसी के पास, तो वहां पे 26 जनवरी के दिन पे वहां पे जितने भी सीसीटीवी थे आसपास में, सबको पुलिस आज भी देख रही है, उसको निकाल रही है कि कोई एविडेंस उनको मिले। डिजिटल वॉचेस, जो मैंने आपको बताया था कि डिजिटल वॉचेस में भी डेटा होता है। डिजिटल स्लैश स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी में भी आपका डेटा सेव होता है, उसमें भी हार्ड ड्राइव होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि टीवी रिकॉर्ड करो, उसमें सेव कर लो। इसी तरीके से टीवी के जो सेटअप बॉक्स होते हैं उसमें भी आपका रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। प्ले स्टेशंस, प्ले स्टेशंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले मोबाइल फोरेंसिक्स में बताया था कि गेम खेलते हुए चैटिंग का, तो एक फ्रांस बॉम्बिंग जो हुआ था उसकी प्लानिंग प्ले स्टेशंस के थ्रू हुआ था। तो ये जो प्ले स्टेशन है इसके थ्रू आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी वो मॉनिटर क्या करती है, नॉर्मली फोन मॉनिटर करती है, ईमेल मॉनिटरिंग कर रही है, इंटरनेट मॉनिटरिंग कर रही है, मगर वो गेमर्स को किसी को मॉनिटरिंग नहीं कर रही है। आज गेम खेलते हुए भी हम लोग किसी चीज की प्लानिंग कर सकते हैं, उस पर सारा चीज अपनी प्लानिंग करके और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो प्ले स्टेशन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट when you are investigating। टेप ड्राइव्स आर जनरली लुक लाइक आपका जो ट्रेडिशनल कैसेट्स होते थे पहले के, तो ये जनरली बैकअप के लिए यूज होता है। ये जो ड्राइव्स है ये बैकअप के लिए यूज होता है। तो आपने देखा होगा कि एयरटेल हो गए या जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने पास डेटा रखती हैं। जैसे अदरवाइज आपका जो जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो पुराने पुराने फुटेज को कैसे चलाते हैं। तो ये जो टेप ड्राइव है इसकी लाइफ 30 ईयर्स होती है एटलीस्ट। आप हार्ड ड्राइव में डेटा रख दीजिए और हार्ड ड्राइव अगर 1 साल तक नहीं चलाते तो हार्ड ड्राइव खराब हो सकता है, वो नहीं हो। मगर टेप ड्राइव में आप डेटा रखते हैं तो वो 30 30 ईयर्स तक आप इसका डेटा को बैकअप रख सकते हैं। तो ये जनरली बैकअप के लिए यूज होता है मोस्टली टेप ड्राइव्स, एंड इट इज स्टिल इन यूज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कैसेट जैसा है, ये तो खत्म हो गया, क्योंकि उनको वीसीआर और जो पुराने ट्रेडिशनल होते थे वो सबको सोच के आप करते हैं। मगर आज भी टेप ड्राइव्स यूज होते हैं, और इनकी कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी काफी अच्छा, मतलब 6 TB 15 TB तक के कैपेसिटी के टेप ड्राइव आते हैं। तो आप टीवी में डेटा सेव कर सकते हैं, जो स्टोरेज छोटा सा है मगर जगह भी आपका कम लेता है। इसी तरीके से स्पाई गैजेट्स है। स्पाई गैजेट्स कैन बी इन एनी शेप। आपको वॉल क्लॉक में या बेल्ट में, आईडी कार्ड के अंदर, एटीएम कार्ड के अंदर, किसी चीज में भी आपको स्पाई गैजेट्स मिल सकता है, क्योंकि स्पाई गैजेट्स आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग तक कर सकते हैं, आपकी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, सब चीज आपका स्पाई गैजेट। तो स्पाई गैजेट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपसे कोई एसएससी मिलने आता है और वो पेन कैमरा लेके आता है या पेन में वो ऑडियो रिकॉर्डर लेके आता है, तो वो आपका डेटा आपके साथ मैनिपुलेट कर सकता है। मे बी जाके आपके वर्ड को तोड़ तोड़ मरोड़ के और वो अपना एक बना के दे दे और दिखा दे कि आप उससे ब्राइब का डिमांड कर रहे थे, या आपने बोला कि ये चीज कर दो तो मैं। तो इट कैन बी इन एनी शेप। सो इट यू हैव टू लुक फॉर द दिस स्पाई गैजेट्स आल्सो।
Amazon Alexa, Fire Stick, all these are come under the digital evidences. फास्ट टैग ऑन व्हीकल्स, आजकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आजकल फास्ट टैग लगे होते हैं गाड़ी पे। मान लीजिए आपको गाड़ी मिला एक, उसमें फास्ट टैग मिला, फास्ट टैग का नंबर होता है, उस नंबर से आप पता कर सकते हैं कि ये गाड़ी किस किस टोल नाके से आई है, कहाँ कहाँ गई थी। टोल नाके पे आपको हो सकता है कि मे बी वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मिल जाए कि कौन सी गाड़ी वहां पे आई थी, कि उस गाड़ी में कौन आदमी बैठा था, कितने लोग थे। तो ये फास्ट टैग भी आपको काफी, जिसको हम लोग आईओटी डिवाइस में ही काउंट करते हैं। तो आईओटी डिवाइस का एक डिसएडवांटेजेस ये है कि ये डिवाइसेस में छोटी सी मेमोरी होती है और दे कीप द मेमोरी फॉर द शॉर्टेड पीरियड। तो आपको इमीडिएटली ये सारा एक्सट्रैक्शन करना होता है, डेटा लेना होता है। तो आजकल आईओटी डिवाइसेस में स्मार्ट एसी, स्मार्ट फ्रीज, लाइट, गाड़ी हो गए, गाड़ी का आपका कंट्रोल, डिजिटल फोटो फ्रेम्स आप देखिए, डिजिटल वॉकी टॉकीज। डिजिटल वॉकी टॉकीज में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, किस किस बैंड पे आपने देखा होगा कि सुना जा रहा है। नेविगेशन डिवाइस, जैसे कि नेविगेशन के लिए यूज होता है, गाड़ी में आपका यूज होता है। सैटेलाइट फोन्स, दिस ऑल्सो कम अंडर द डिजिटल एविडेंसेस। जीपीएस डिवाइसेस, जीपीएस डिवाइसेस यूज होता है। जीपीएस डिवाइसेस में जैसे मूव करने के लिए आपको मैंने बताया कि जीपीएस डिवाइस में भी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलता है कि कहाँ से। ड्रोन्स, एंड देन द स्मार्ट कार्स फॉर व्हीकल फॉरेंसिक्स। आजकल स्मार्ट कार्स आ रहे हैं, आपको गाड़ी जब आप सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं, वहां पे सॉफ्टवेयर वो लोग ने रखा है, वो बस एक लैपटॉप से जोड़ के, एक लैपटॉप से जोड़ देगा आपके सिस्टम, आपके गाड़ी को, और 10-15 मिनट वो सॉफ्टवेयर चलेगा और आपको इमीडिएटली बता देगा कि आपकी ऑयल लेवल क्या है, आपके गाड़ी में कौन सा पार्ट है जो कि फॉल्टी है, क्या चीज आपको सर्विसिंग पे फोकस करना है। तो दिस इज फॉर द स्मार्ट कार। सो दिस कैन बी यूज फॉर द फॉरेंसिक्स ऑल्सो, कि जैसे आपको अबंडन गाड़ी मिली, कौन सा दरवाजा खुला, ये सारी चीजें उसके लॉग में रिकॉर्ड होता है। अगर सपोज मान लीजिए कि ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला है बस, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें एक ही आदमी था। अगर दोनों साइड का दरवाजा खुल रहा है यानी कि दो आदमी हो सकता है। पीछे का खुल रहा है, डिक्की खोल रहा है, यानी कि डिक्की से कुछ सामान निकाला गया है। तो दीज आर यूज फॉर द व्हीकल फोरेंसिक्स। सो व्हीकल फोरेंसिक्स में भी काफी मतलब आज के डेट पे जो फोरेंसिक्स का जो अलग अलग ये चीज है, तो हम लोग व्हीकल फोरेंसिक्स पे भी फोकस करते हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स के कुछ सब कैटेगरीज है, जैसे कि विंडोज फोरेंसिक्स, मैक फोरेंसिक्स, लाइनक्स फोरेंसिक्स। तो ये लोग, ये जितने हैं, ये तीन टॉप थ्री है, तो ये आपके हार्ड ड्राइव फोरेंसिक्स में आते हैं। ओके, तो बाकी आपका इमेज फोरेंसिक्स, वीडियो फोरेंसिक्स, इस तरीके से अलग अलग है। मैं आपको ये एसओपी शेयर कर दूंगा, तो ये आप उसमें देख लीजिएगा। अब सबसे पहले आता है कि जब आप वीडियो फोरेंसिक्स, सॉरी, हार्ड ड्राइव फोरेंसिक्स में जाते हैं तो क्या क्या चीजें आपको फोकस करना चाहिए। अब सबसे पहले आपको जानना जरूरी है डिजिटल एविडेंस के बारे में, क्योंकि विदाउट डिजिटल एविडेंस को जाने, आप कोई भी हार्ड ड्राइव या किसी हार्ड ड्राइव को गलत कनेक्शन कर देंगे, हार्ड ड्राइव का डेटा उड़ सकता है, हार्ड ड्राइव जल सकता है। तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड्स है, जिसमें स्लाइड्स में आपको आईडी हार्ड ड्राइव्स है, जो पहले अगर आप देखते होंगे पुराने कंप्यूटर्स आते थे, उसमें इस तरीके का रिबन जैसा केबल लगा होता था और इसकी ये डेटा पिन लगे होते थे। तो ये हार्ड ड्राइव, इसको हम लोग आईडी हार्ड ड्राइव बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सॉरी ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जिसको जनरली लोग पाटा भी बोलते हैं, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो इस तरीके का हार्ड ड्राइव होते थे, ये यूज होता था। ये डेटा केबल है और इसकी पावर केबल होती थी। तो टेक्नोलॉजी चेंज होते जाता है, तो जैसे कि आपको इस टाइप के हार्ड ड्राइव मिलते हैं, तो मोस्टली आपको कनेक्शन के लिए इस तरीके से ये केबल लगाने होते हैं, जो डेटा रिबन जैसा केबल है, और पावर देना होता है। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट जनरेशन जो हार्ड ड्राइव का आया, जिसको हम लोग साटा बोलते हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी। जो पुराने हार्ड ड्राइव से इसकी जो आप स्पीड देखेंगे, इसकी 16 एमबीपीएस से स्पीड चालू होकर 133 एमबीपीएस तक आपका डेटा, जो ट्रांसफर स्पीड था 133 एमबीपीएस का था। मगर आज आप डेटा ट्रांसफर स्पीड देखिए तो आजकल जीबी टीबी में हो रहा है डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो ये जो साटा हार्ड ड्राइव है, इसको सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट बोलते हैं, और इसकी जो हार्ड ड्राइव है देखेंगे वो बिल्कुल अलग टाइप का है। इसमें इसमें जो ये 2003 में आया था, नंबर ऑफ डिवाइसेस एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं इसमें।
और इसकी जो स्पीड है, जो अभी जो लास्ट हार्ड ड्राइव्स जो कनेक्ट आपके सिस्टम पे लगते हैं, उसकी 6 Gbps की स्पीड है, यानी 6 GB डेटा पर सेकंड की स्पीड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जो इसकी स्टाइल है सीरियल डेटा ट्रांसफर है, जो कि फास्ट होता है। और हॉट प्लगिंग, यानी कि चलते कंप्यूटर में लगा सकते हैं, चलते कंप्यूटर में आप इसको निकाल सकते हैं। देन इसके जो ये पोर्ट होते हैं, जैसे कि ये डेटा केबल है, डेटा केबल आपको कनेक्टिविटी के लिए इसमें एक ही केबल कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इसका पावर केबल है। उसके बाद साटा का एक्सटर्नली आया था, जिसको हम लोग ई साटा ई साटा बोलते हैं। ई साटा पोर्ट्स इस तरीके से, ये एक्चुअली हार्ड ड्राइव्स, अगर पहले के कुछ बीच में एक ये पोर्ट आए थे बहुत सारे कंप्यूटर लैपटॉप में, सोनी खास करके दिया था, उसमें ई साटा पोर्ट था। कि क्योंकि यूएसबी की जो स्पीड थी वो 480 एमबीपीएस की स्पीड होता था, तो ई साटा आपको 1.5 जीबीपीएस का स्पीड देता था, तो इसलिए ई साटा कुछ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आए थे। मगर ये ज्यादा दिन नहीं चला, बिकॉज बैक टू बैक यूएसबी 3.0 लॉन्च हो गया था, जिसकी स्पीड 5 जीबीपीएस की थी, तो इसलिए ज्यादा दिन नहीं चला। अभी जितने भी हार्ड ड्राइव आते हैं, आप देखा होगा कि यूएसबी 3.0 हो। उसके बाद हार्ड ड्राइव्स का कुछ जैसे सर्वर में यूज होता है, आपने सुना होगा एसकेजी हार्ड ड्राइव, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये हार्ड ड्राइव्स क्या होता है कि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ हार्ड ड्राइव्स, जैसे 10 हार्ड ड्राइव, 15 हार्ड ड्राइव, 20 हार्ड ड्राइव को जोड़ के एक स्टोरेज बनाया जाता था। तो ये सर्वर में यूज होते थे जनरली, जैसे कि पाटा पाटा हार्ड ड्राइव था, उसके बाद साटा आया, तो ये स्कजी था। तो SCSI के बाद सैस हार्ड ड्राइव आ गया। तो आज जो सर्वर में जो यूज होता है उसको हम लोग सैस हार्ड ड्राइव बोलते हैं, सीरियल अटैच SCSI। वो देखने में साटा जैसा ही होता है, मगर इसका जो केबल है वो अटैच होता है, जिसको हम लोग यूनिफाइड सीरियल अटैचमेंट केबल भी बोलते हैं। ये आप देखेंगे तो इस तरीके से जुड़ा होगा। ये केबल आपका पुराने वाले साटा में लग जाता है, मगर ये अगर सैस हार्ड ड्राइव है तो उसमें नहीं लगा। तो ये जनरली आप सर्वर जब सीज करेंगे तो वहां पे ये हार्ड ड्राइव मिलेंगे। SCSI आपको सर्वर्स में मिलेंगे पुराने, नए वाले सर्वर में आपको सैस मिलेंगे। देन जो आज के डेट पे चल रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसमें होता आजकल क्या आ गया है, दो हार्ड ड्राइव के साथ लैपटॉप कुछ आ रहे हैं, जिसमें एक SSD होता है और एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव होता है, नॉर्मल साटा। SSD का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव में क्या होता था, मैग्नेटिक मीडिया होता था, हेड होता था। मगर आज जो एसएसडी हार्ड ड्राइव है उसके अंदर में इस तरीके से चिप लगे हुए हैं, उसमें जो मैग्नेटिक मीडिया है वो खत्म हो गया, वो चिप बेस्ड हार्ड ड्राइव है, और जो कि ये एक्सट्रीमली फास्ट हार्ड ड्राइव है। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ही फास्ट है, और जो आपकी स्पीड है, आप कुछ भी सर्च करते हैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे हेड नहीं घूमता है, राइट। अगर आपका हेड घूम के रीड एंड राइट करता है तो वो टाइम लेता है। यहाँ पे क्योंकि ये दीज आर चिप बेस्ड, तो वो बहुत ही फास्ट है। अब एसएसडी में भी बहुत सारे वैरायटी आ गए हैं, जैसे कि अभी आजकल लैपटॉप खोलेंगे तो इस तरीके के रैम टाइप के दिखने वाले हार्ड ड्राइव है। बहुत बार तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हार्ड ड्राइव है कि रैम है। तो ये चीज आपको जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये अगर आप नहीं जानेंगे तो मे बी आप कंप्यूटर में, जैसे सपोज मैं लैपटॉप जो यूज कर रहा हूँ उसमें दो हार्ड ड्राइव लगे हुए हैं, एक इसी तरीके से एसएसडी हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, और दूसरा हार्ड ड्राइव ब्लेड टाइप हार्ड ड्राइव लगा है, और दूसरा नॉर्मल हार्ड ड्राइव है। तो आप नॉर्मल वाला हार्ड ड्राइव निकाल लेंगे, एसएसडी छोड़ देंगे रैम सोच के। तो एटलीस्ट आपको जानना जरूरी है। ये एम साटा हार्ड ड्राइव है, जो कि छोटा सा होता है। खास करके आप जब सिस्टम, सॉरी, डेल का सिस्टम अगर आप खोलते हैं तो उसमें इस तरीके का, जिसको M.2 भी हम लोग बोलते हैं। देन पीसीआई ई हार्ड ड्राइव आ गया, जो कि पीसीआई स्लॉट पे लगे होता है। अगर ये चीज आपको नॉलेज नहीं है तो ये जो पीसीआई हार्ड ड्राइव है, आप सोचेंगे कि कोई पेरिफेरल ऐसा लगा हुआ है जिसमें कोई ग्राफिक कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको मिस आउट कर सकते हैं। जबकि ये 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB तक के स्टोरेज हो सकते हैं। तो इस मोस्टली जो डेटा कहाँ सेव होता है आपका कंप्यूटर का, इन स्टोरेज ड्राइव्स में ही होते हैं। तो ये ड्राइव्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना इसीलिए जरूरी है। देन अभी जो हार्ड ड्राइव आए हैं उसको हम लोग NVMe बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होस्ट कंट्रोलर। ये मदरबोर्ड के ऊपर ही लगे होते हैं। अगर आप मदरबोर्ड खोलेंगे तो ये मदरबोर्ड के ऊपर हार्ड ड्राइव लगे होते हैं, इसकी कोई इंटरफेस, और दीज हार्ड ड्राइव्स आर एक्सट्रीमली फास्ट।
मतलब इसकी जो इंटरफेस है मदरबोर्ड पे है और सबसे फास्टेस्ट हार्ड ड्राइव में ये काउंट होते हैं आज के डेट पे। तो आप जब सीजर पे जा रहे हैं, किसी कंप्यूटर को खोल रहे हैं, तो आप ये मत एज्यूम कीजिए कि एक हार्ड ड्राइव लगा है। मे भी हो सकता है वो उस कंप्यूटर में 4 हार्ड ड्राइव लगा हो सकता है, 2 हार्ड ड्राइव, मतलब 1 से प्लस ही सोच के रखिए कि इतने हार्ड ड्राइव लगे हो सकते हैं। उसके बाद आप कुछ एक जो हार्ड ड्राइव सिस्टम आ रहे हैं, आप एम्बेडेड मदरबोर्ड पे एम्बेडेड है, जैसे कि एप्पल के कंप्यूटर्स हो गए, एप्पल के लैपटॉप या माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। अब एम्बेडेड हार्ड ड्राइव्स है, वो आपका क्या होता है कि मदरबोर्ड के ही ऊपर आपका इस तरीके से, जैसे कि ये इस पे है, इस तरीके से लगे होंगे। अब ये हार्ड ड्राइव को आप निकाल नहीं सकते ना, निकाल के जो आपकी फॉरेंसिक्स है उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि इन हार्ड ड्राइव को आप निकाल नहीं सकते। ये हार्ड ड्राइव आपके सिस्टम के मदरबोर्ड पे ही फिक्स रहता है, जैसे कि मोबाइल फोन में चिप फिक्स रहता है। अब इस केस में आप इसको राइट ब्लॉकर से कैसे जोड़ेंगे, इसको इमेजिंग कैसे करेंगे, क्लोनिंग कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसको अगर आपको करना है तो जैसे कि ये डिवाइसेस हैं, इससे आप बूट करके और डायरेक्टली आप एक्विजिशन कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं। तो ये डिवाइस काफी यूजफुल हो जाता है, खास करके इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी बहुत यूजफुल डिवाइस है विंडोज फोरेंसिक्स और मैक फोरेंसिक्स में। ओके, तो उसके बाद यूएसबी है। यूएसबी भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आप टाइप सी यूएसबी है, आप थंडरबोल्ट, फायर वायर डिवाइसेस में इन सबको स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम। इसी तरीके से डिजिटल एविडेंस प्रोसेसिंग साइकिल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर, आप जब क्राइम सीन पे जाते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन कौन से जो डिवाइसेस, कौन कौन से आपको सॉफ्टवेयर ये है, इक्विपमेंट्स है, डिजिटल एविडेंसेस है जिससे आप डेटा निकाल सकते हैं। देन प्रिजर्वेशन, उसको प्रिजर्व करना, कलेक्ट करना। देन प्रोसेसिंग, रिव्यू, एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। अब एवरी टाइप ऑफ मीन्स मेनी टाइप ऑफ क्राइम इन्वॉल्व डिजिटल एविडेंसेस। एवरी मीन्स आजकल हर क्राइम ही आपका डिजिटल एविडेंस में आपका। So every crime scene is a digital evidence crime scene. Investigator must apply the same level of care, custody, and control to ensure their personal safety and to preserve all type of evidences. दूसरा है कि digital evidence can be fragile if not handled properly. Heat, cold, and magnets can destroy it. आपको जब आप कभी भी डिजिटल एविडेंस सीज करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा कि इसको कहीं पे ओवन के पास या किसी ओवन में या किसी हीट वाले जगह पर ना रख दे। एक्सेस कोल्ड के वजह से मैग्नेट के पुराने जो हार्ड ड्राइव है उसके मैग्नेट के पास रख देते हैं तो डेटा कैन बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इवन आप हार्ड ड्राइव को ड्रॉप कर देते हैं तो इट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, आपका वो रीड नहीं करेगा, डैमेज हो जाता है। तो यू हैव टू बी, क्योंकि जो आपका डिजिटल एविडेंस है वो फ्रेजाइल इन नेचर है, सो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। डिजिटल एविडेंस कैन बी इजिली ऑल्टर्ड। अगर आपको कंप्यूटर ऑफ कंडीशन में मिला है तो उसको विदाउट प्रॉपर, उसको डायरेक्टली ऑन नहीं करना है, उसको ऑन भी करना है तो पूरी प्रोसीजर फॉलो करके, उसको चेन ऑफ कस्टडी फॉलो करके आपको ऑन करना है। इवन मतलब आप जैसे सब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जस्ट टेकिंग ए स्मॉल लुक, इट कैन ऑल्टर द डेटा। आपका डेटा चेंज हो सकता है प्रॉपर। अगर कंप्यूटर आपका ऑन कंडीशन में मिला है तो उसको लाइव फॉरेंसिक्स आपको करना है, उसमें से रैम का डेटा कैप्चर करना है। तो ये दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेवर एज्यूम दैट द डिजिटल एविडेंस इज डिस्ट्रॉय। कुछ एक एग्जांपल्स है जहां पे बॉटम ऑफ लेक, मतलब पानी में से भी डेटा मिला है, हार्ड ड्राइव से रिकवर हुए, उसे डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है। ओके, अब सबसे पहला थंब रूल है, जब भी आपको, अगर ये सपोज कोई पेन ड्राइव मिलता है, सपोज मान लीजिए कि ये पेन ड्राइव आपको मिलता है, इस पेन ड्राइव से आपको डेटा निकालना है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इस पेन ड्राइव को, जैसे कि अभी मैं आपको इस कंप्यूटर के साथ जोड़ के दिखाता हूं, जैसे कि ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे मैंने ये पेन ड्राइव लगाया,
पेन ड्राइव लगाते ही आपने नोटिस किया कि एक एंटीवायरस पॉपअप हो गया डेस्क पे। ये एंटीवायरस ने स्कैन कर दिया, स्कैन करके, और ये ऑटो रन में ये जो डिवाइस है, जो पेन ड्राइव है, ये खुल गया। अब मैं इस पेन ड्राइव पे जाके सिंपली, मान लीजिए कि ये एक फाइल है, एक्सेप्टेंस रिपोर्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करता हूं। अब इस प्रॉपर्टीज में मैंने इसको खोला भी नहीं हूं इस फाइल को, मगर आप चेक कर सकते हैं कि क्रिएटेड डेट 16 मार्च 2018 को है, मॉडिफाइड 18 सितंबर 2018 को है, मगर जो एक्सेस है वो अभी का टाइम आ गया, 10 मार्च 2021 15:40 यानी 1540 पे इसको एक्सेस किया गया है, जो कि अभी का टाइम है। अब जबकि इसको मैंने एक्सेस नहीं किया, ये जस्ट एक्सेस इसको किसने किया, मेरे सिस्टम का एंटीवायरस ने किया। मगर इस पेन ड्राइव को मैंने क्या किया था कि इसको जस्ट मैंने डायरेक्टली राइट ब्लॉक, विदाउट राइट ब्लॉकर कंप्यूटर पे लगाया था। तो ये गलतियां हम लोग कर देते हैं फॉरेंसिक्स में। हम लोग जाते हैं, कोई पेन ड्राइव मिला, सीधा हम अपने लैपटॉप में घुसा देते हैं और देखने लगते हैं कि इसमें क्या क्या। अब मैं इस फाइल को खोलूंगा, खोल के बंद करूंगा, तभी भी इसकी डेट चेंज हो जाएगी। और ये खोल के जस्ट इसको बंद कर दिया तो इसमें भी इसकी डेट चेंज हो जाएगी। ओके, अब इसके ऊपर अगर कोई थोड़ा सा भी एडिट करता हूं तो ये, तो दिस इज अ नॉट राइट, दिस इज नॉट गुड गुड प्रोसीजर टू, प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो यू हैव टू यूज राइट ब्लॉकर्स। जैसे कि राइट ब्लॉकर आप मेरे स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हैं तो देर इज वन राइट ब्लॉकर। ये सिस्टम है, इसमें आपके अलग अलग पोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे ये यूएसबी के थ्रू इस सिस्टम से कनेक्टेड है। यहाँ पे आईडी हार्ड ड्राइव के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया था, अगर आईडी हार्ड ड्राइव आपको मिलता है तो आईडी आपको कनेक्ट करना है। इसी तरीके से साटा यूएसबी फायरवायर। अभी यहाँ पे एक पेन ड्राइव कनेक्टेड है। अब इस पेन ड्राइव को, जो पेन ड्राइव कनेक्टेड है, उस पेन ड्राइव को मुझे देखना है इस पे। यहाँ पे ये RX100 करके एक पेन ड्राइव कनेक्टेड है। इस पेन ड्राइव को खोलते हैं। खोलने के बाद इस फाइल को जस्ट प्रॉपर्टीज पहले चेक करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आप देखिए इसकी जो क्रिएटेड मॉडिफाइड एक्सेस डेट है वो सब 17 फरवरी 2021, 17/17/2021 तक का है। अब मैं इस फाइल को क्या करता हूं, सिंपली इसको ओपन करता हूं। ओपन करके इसको बंद कर दिया मैंने। बंद करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। अभी देखिए, इससे पहले मैंने खोला भी नहीं था उस फाइल को। एक जो दूसरा मोबाइल दूसरा दिखाया था उसमें आपका एक्सेस डेट चेंज हो गए थे, मगर यहाँ पे खोलने के बाद भी एक्सेस डेट चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं इस फाइल को डिलीट करने की कोशिश करूं या इस फाइल में कुछ एडिट करने की कोशिश करूं, सपोज ये एडिट करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे कोशिश किया है, तो ये एडिट नहीं होगा। ओके, अगर इसको मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आता है। और अगर मैं अपने लैपटॉप से डायरेक्टली डिलीट करने की ऑप्शन कर रहा हूँ तो डिलीट नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक फाइल कुछ मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ न्यू का भी एक्सेस नहीं है। अब सपोज ले लीजिए कि गलती से इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट मैंने क्लिक कर दिया, फॉर्मेट, क्विक फॉर्मेट, स्टार्ट, ओके। द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड, यानी कि ये जो आपका डिस्क लगा हुआ है वो राइट प्रोटेक्टेड है, इससे आप डेटा डिलीट नहीं कर सकते। अब मैं इसमें कुछ डेटा पेस्ट करना चाहता हूं, तो मैंने एक ये टेक्स्ट फाइल कॉपी किया इस हार्ड ड्राइव से, और ये जो RX100 है जो पेन ड्राइव, इसमें पेस्ट करता हूं। अब यहाँ पे फिर से मैं मुझे मैसेज मिल रहा है, द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड सो यू कैन नॉट राइट ऑल्सो, इसमें आप कुछ डेटा डाल भी नहीं सकते। तो ये हमारा फॉरेंसिक्स का पहला थंब रूल है कि वेन एवर यू आर यूजिंग, वेन एवर यू आर गेटिंग एनी एविडेंस, खास करके हार्ड ड्राइव और मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, तो आपको राइट ब्लॉकर यूज करना है, जो कि इस टाइप का, ये जो राइट ब्लॉकर है आपको इस तरीके से यूज करना है। इसी तरीके से पोर्टेबल राइट ब्लॉकर्स आते हैं, जैसे कि आईडी के पोर्टेबल राइट ब्लॉकर्स, यूएसबी के पोर्टेबल राइट ब्लॉकर्स। ओके, तो ये
पुराने कुछ राइट ब्लॉकर्स है, मेमोरी कार्ड के लिए राइट ब्लॉकर। देन ये फॉरेंसिक वर्क स्टेशन है जिसमें ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये राइट प्रोटेक्शन बेस लगे हुए हैं। तो ये पूरा राइज आप इसमें डेटा इसको ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब दूसरा थंब रूल है कि नेवर वर्क ऑन ओरिजिनल। वर्क ऑन ओरिजिनल का मतलब होता है कि जो आपके पास, सपोज ये पेन ड्राइव मुझे मिला है, इस पेन ड्राइव पे मैं डायरेक्टली काम नहीं कर सकता, क्योंकि मे भी हो सकता है कुछ शॉर्ट सर्किट हो, कुछ हो, तो मेरा एविडेंस खराब हो सकता है। तो उस केस में हमेशा एडवाइजेबल होता है सेकंड थंब रूल कि मेक ए इमेज और मेक ए क्लोन ऑफ दैट पर्टिकुलर एविडेंस। इफ यू आर मेकिंग अ क्लोन एंड इमेज, और आप क्लोन और इमेज पे वर्क करते हैं, अगर कुछ बाई चांस गड़बड़ हो जाता है तो आपका इमेज और क्लोन इमेज, जो इमेज वाला डिवाइस है उसी पे हो सकता है, आपका ओरिजिनल जो हार्ड ड्राइव है उस पे नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप दोबारा से फिर इमेज करके और फिर काम कर सकते हैं। तो सेकंड थंब रूल इज मेक अ इमेज। तो इमेजिंग एंड क्लोनिंग में क्या फर्क है, जैसे कि कुछ डिवाइसेस आते हैं इमेजिंग एंड क्लोनिंग। डस cloning a hard drive during a collection using a target drive to make a exact duplicate bit stream copy बोलते हैं, मतलब बिट बाय बिट आपका डेटा कॉपी करना ऑफ ओरिजिनल हार्ड ड्राइव। दिस प्रोसेस इज नॉर्मली completed using hard drive referred to as a hard drive cloning equipments। क्लोनिंग में क्या होता है कि आपको डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव चाहिए होता है, जैसे कि 1 TB का हार्ड ड्राइव है तो दूसरे साइड भी आपको 1 TB की ही हार्ड ड्राइव चाहिए होगा। 500 GB का है तो 500 GB का ही हार्ड ड्राइव चाहिए होगा। इसी तरीके से इमेजिंग होता है, इमेजिंग डिस्क टू फाइल बोलते हैं। डिस्क टू फाइल का मतलब होता है, सपोज मेरे पास 4 हार्ड ड्राइव आए हैं, चारों के चारों, कोई 300 GB का है, कोई 256 GB का है, एक 500 का है, एक 1 TB का है। तो यहाँ पे डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव नहीं चाहिए होता है। मैं एक 2 TB का हार्ड ड्राइव लेके ये चारों हार्ड ड्राइव के इमेज उस पर सेव कर सकता हूँ अलग अलग फोल्डर में। तो जनरली हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो सभी लोग डिस्क इमेजिंग का फॉलो करते हैं, जिसमें डीडी इमेज, E01 रॉ इमेज हम लोग बनाते हैं। तो ये जो डिस्क इमेजिंग है वो आज आपका कॉस्ट एफिशिएंट है, आप इससे अलग अलग डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव की जरूरत नहीं है। ये क्लोनिंग हम तभी करते हैं जब जैसे कि आपको सेम एनवायरनमेंट में बूट करना है या उसी एनवायरनमेंट में आपको हार्ड ड्राइव को चलाना है, तो मोस्टली क्लोनिंग हम लोग करते हैं। अदरवाइज डिस्क इमेज बना के इमेज बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। तो ये जैसे मैंने डिवाइसेस आपको कुछ दिखाया था, दीज आर द डिवाइसेस यूज फॉर इमेजिंग। अब हैश वैल्यू, हैश वैल्यू क्या होता है? हैश वैल्यू जैसे कि मान लीजिए कि सपोज अभी आपके पिक्चर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ग्लास है मेरे हाथ में, ये ग्लास में कुछ लिक्विड है। लिक्विड कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वोडका, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी सी वाटर, पॉन्ड वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज तो आपको दिख रहा है कि इसमें कितना पानी है, कितना लिक्विड है, कितना ml लिक्विड है। सिर्फ इसमें आपको ये नहीं पता है कि इसके अंदर क्या मिक्स है, ये सिंपल वाटर है या इसके अंदर कोई केमिकल मिक्स है। सो दैट कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम द लैब ओनली। बट इफ आई हैव दिस, सपोज दिस इज अ हार्ड ड्राइव और ये 1 TB का हार्ड ड्राइव है, अगर ये 1 TB का हार्ड ड्राइव में आपको पता करना है कि इसके अंदर कितना डेटा है, तो इसको जब तक कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करेंगे, उसको लगाएंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो जब कोर्ट में जाते हैं तो ये तो आपको पूरा इसका फोटो ले सकते हैं, सब लिखते हैं, मगर इसके अंदर कितना डेटा है ये चीज नहीं पता है। इस ग्लास के केस में हमारे लिए डेटा ये पानी है, ये ये पानी जितना जितना ज्यादा है वही हमारे लिए डेटा है। मगर ये हार्ड ड्राइव के केस में हमें नहीं पता है कि इसमें कितना डेटा है, 1 GB है, 2 GB है, खाली है, फॉर्मेटेड है, तो ये सबको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि जब कोर्ट में आप जाएंगे तो वो चैलेंज आता है कि सर ये तो मेरा नहीं है, ये हार्ड ड्राइव मेरा नहीं है, इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव तो मेरा है मगर इसके अंदर जो डेटा है ये मेरा नहीं है। तो उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, उसको कैसे आप जज के सामने अपना कैसे इसको बता सकेंगे कि ये डेटा दिस बिलोंग्स टू हिम? तो उसके लिए हैशिंग बनाया गया है। हैशिंग अलग अलग एल्गोरिथम्स है, जैसे MD5, SHA-1, SHA-256, देर आर डिफरेंट हैशिंग। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका ये डिवाइसेस है, ये जब भी आप इमेज और क्लोन बनाते हैं किसी भी
कंप्यूटर हार्ड ड्राइव का या मोबाइल फोन सॉरी पेन ड्राइव्स का, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स का, मेमोरी कार्ड का, तो वो आपको एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स देते हैं जिसको हम लोग हैश वैल्यू बोलते हैं। वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं आपका बिट बाय बिट हर जगह का। मतलब आप एक छोटी सी भी चेंज करेंगे पर्टिकुलर एविडेंस के अंदर तो आपकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये हैश वैल्यू ही हमें, अभी सपोज आज मैंने एक पेन ड्राइव का हैश वैल्यू लिया, उसको कोर्ट में सबमिट किया, वो उसने डिनाई कर दिया, बोला कि ये मेरा डेटा नहीं है, वो चैलेंज करने लगा। तो आपको कोर्ट यही बोलेगा कि इसको दोबारा से हैशिंग कीजिए। अगर उसका, क्योंकि उस पर जब पहली बार आप हैश कराते हैं तो विटनेस के, दो विटनेस का साइन लेते हैं, फिर उसका पार्टी, जो पार्टी है उसकी, ए पार्टी बी पार्टी, उसका आप साइन कराते हैं, उसके तरफ से एक फॉर्म 65 बी भी इशू कराते हैं। तो वो सारा चीज मेंशन होता है कि दिस इज द हैश वैल्यू जनरेटेड बाय यूजिंग दिस टूल एट दिस डे। अब आपने हैश वैल्यू अपने रिपोर्ट में लगा रखा है, जब दोबारा से कोर्ट में चैलेंज होता है तो आप जब उसको हैश वैल्यू को दोबारा निकालते हैं, अगर आपकी हैश वैल्यू मैच होती है यानी कि आप ठीक है, हैश वैल्यू मैच नहीं होती है तो वो बोलेगा देख लीजिए इन्होंने मेरे केस के साथ मेरे हार्ड ड्राइव के साथ मैनिपुलेट कर रखा है, ये डेटा मेरा नहीं है, तो वो केस खत्म हो जाता है। ओके, तो ये हैशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कभी कोर्ट में केस लेके जाते हैं, आपको प्रूफ करने के लिए कि आपने एविडेंस जो सीज किया वो दैट बिलोंग्स टू दैट पर्सन ओनली। ओके, सो अभी हम लोग अभी क्या करेंगे, एक हार्ड ड्राइव की एक एक ये जो पेन ड्राइव लगा हुआ है इसकी हम लोग इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए जो मैं टूल यूज करने जा रहा हूँ FTK इमेजर है, जो कि मेरे इस सिस्टम पे लगा हुआ है। मैं दो टूल यूज करूंगा अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टूल को यूज करूंगा तो जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जब इमेजिंग आप करते हैं तो आप पर्टिकुलरली, तो ये FTK इमेजर एक फ्री टूल है, इट इज अवेलेबल ऑन एक्सेस डेटा वेबसाइट। इस टूल को आप यूज करके क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इस टूल में इवन आप कैप्चर मेमोरी रैम को कैप्चर कर सकते हैं, आप किसी की लाइव सिस्टम का इमेजिंग कर सकते हैं, तो आपको उसको पोर्टेबल वर्जन लेके जाना है पेन ड्राइव में और उस सिस्टम पे ऑन कीजिए, लाइव इमेजिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास सस्पेक्ट की हार्ड ड्राइव यहाँ पे है, दिस इज द सस्पेक्ट पेन ड्राइव एंड वी हैव कनेक्टेड ऑन द राइट ब्लॉकर। राइट ब्लॉकर पे हमने कनेक्ट किया है और राइट ब्लॉकर पे कनेक्ट करके इसकी इमेजिंग करेंगे। ओके, क्लोनिंग नहीं, इमेजिंग, क्योंकि डिस्क टू फाइल कर रहे हैं, ये डिस्क है, डिस्क वन जो भी है, और इसको फाइल। तो अभी मुझे क्या करना है, इमेज क्रिएट डिस्क इमेज, इस पे जाना है, क्रिएट डिस्क इमेज। अब यहाँ पे फिजिकल लॉजिकल, जैसे कि मैंने आपको सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ में बताया था कि फिजिकल करने से आप पूरा डेटा अनएलोकेटेड सारा डेटा आप ले सकते हैं, इसी तरीके से लॉजिकल है, लॉजिकल मतलब सिंगल ड्राइव्स के इमेज फाइल। तो यहाँ पे हमेशा एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको मैं एडवाइस करूंगा कि गो फॉर फिजिकल। अगर आपको लगता है कि डेटा इसने डी ड्राइव का डिलीट किया था तो उस केस में आप लॉजिकल सेलेक्ट करके यहाँ पे और अलग अलग पार्टीशन सेलेक्ट करके और डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूरा करना है तो आप सीधा फिजिकल पे जाइए, नेक्स्ट, क्रिएट डिस्क इमेज फिजिकल। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि किस कौन सा आपका ड्राइव है। जैसे कि मेरे इस पर्टिकुलर लैपटॉप में दो हार्ड ड्राइव लगे, एक SSD लगा हुआ है सैमसंग का जो कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसपे एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा है 1 TB का, ठीक है, उसमें लिखा भी है एक्सटर्नल USB 3.0, और एक किंगस्टन डेटा ट्रैवलर जो 16 GB का है। तो यही मेरा राइट ब्लॉकर पे लगा है। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा सस्पेक्ट ड्राइव है। अब मुझे डेस्टिनेशन डिफाइन करना है कि कहाँ पे मुझे डेटा को सेव करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आता है कि डेस्टिनेशन में इमेज कैसे, कौन कौन से फॉर्मेट में आपको इमेज बनाना है। तो जैसे कि रॉ इमेज होता है, रॉ DD जिसको बोलते हैं, इट्स ए यूनिवर्सल फॉर्मेट। ये आपको डिस्क टू फाइल में बनाएगा जिसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर, जो भी फॉरेंसिक टूल है वो सारे रिकॉग्नाइज करते हैं इस पर्टिकुलर इमेज फाइल को। ठीक है, तो इसको रॉ फॉर्मेट में बना सकते हैं। स्मार्ट जो लाइनक्स के लिए होता है E01 होता है, जो कि इन केस का प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है, मगर आजकल सारे सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होते हैं। तो E01 भी आप एज ए कह सकते हैं कि यूनिवर्सल टाइप है।
अदरवाइज आप रॉ में बनाइए। एएफएफ होता है कि एक्सेस डेटा का प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है, तो मैं रॉ में ही बना रहा हूँ। ओके, उसके बाद केस नंबर, अकॉर्डिंग टू आप केस नंबर, सपोज मैं इसको 009, इट्स नॉट मैंडेटरी। एविडेंस नंबर ये भी वही। डिस्क्रिप्शन, यूएसबी ड्राइव, एग्जामिनर, और कुछ नोट डालना है कब कहाँ पे मिला था फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। नेक्स्ट, अब इमेज का डेस्टिनेशन, आपको इमेज बनाना है उसको कहाँ, तो मैं इसको अपने पोर्टेबल ड्राइव में सेव करूंगा। यहाँ पे इसका यूएसबी DTRTI डेमो, ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया USB DTRTI डेमो। ओके, कुछ नाम दे देते हैं इसके, फाइल का नेम IMG USB1, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब इसको इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 15 GB है तो इसको कंप्रेस करके, जितना ज़्यादा आप ये करेंगे, अभी जीरो में कोई कंप्रेशन नहीं है, जितना ज़्यादा आप कंप्रेशन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। मैंने अभी नॉर्मल छोड़ दिया 15, ये जो चंक साइज है 1500 MB का पर फाइल बनेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई इमेज भी कर सकते हैं, कि जो इमेज आप क्रिएट कर रहे हैं वो वेरीफाई, यानी कि उसकी हैश वैल्यू जो निकलेगी, क्योंकि ये फॉरेंसिक टूल है तो ये हैश वैल्यू भी निकाल के देगा। अब मैंने इसको इमेजिंग पे डाल दिया। अब ये इमेज स्टार्ट कर दिया है, आप देखेंगे इस जगह पे ये जो राइट ब्लॉकर है, यहाँ पे रेड एक्टिविटी चालू हो गया है। तो ये जितना ज्यादा आपका SSD होगा तो जल्दी होगा, अगर नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, बैड सेक्टर है तो टाइम लगेगा। जितना बड़ा कैपेसिटी मतलब हार्ड ड्राइव की होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 1 TB की इमेजिंग करने के लिए कम से कम मिनिमम 3 आवर्स आपको लगता है इमेजिंग करने के लिए, अनटिल अनलेस उसमें आपने SSD नहीं लगाया। अगर नॉर्मल हार्ड ड्राइव आपने लगाया है तो आपको 3 आवर्स के आसपास लग जाता है। ओके, तो ये अभी इमेजिंग हो रहा है। मेन टाइम आपके कोई क्वेश्चंस है जो आप पूछ सकते हैं? ओके, तब तक ये इमेजिंग चल रहा है, तब तक मैं एक और टूल आपको दिखाता हूँ। ये बैकग्राउंड में आपका चलते रहेगा। मैं ये डिजिटल कलेक्टर दिखाना चाह रहा हूँ, खास करके ये इनकम टैक्स आपके जो केसेस होते हैं उसमें एक लेमैन भी यूज कर सकता है इसको, किस तरीके से यूज करना है। जैसे कि ये एक डिवाइस है जो यूएसबी, और अगर मैक का सिस्टम है तो माइक्रो यूएसबी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप, जैसे कि ये लैपटॉप, मेरा लैपटॉप है, ये ऑन कंडीशन में है, इसको आपको क्या करना है, ये ऑन कंडीशन में इस लैपटॉप को लैपटॉप पे आप कनेक्ट कीजिए। ये विंडोज सिस्टम है। सपोज ये सिस्टम मुझे ऑन कंडीशन में मिला है, इस ऑन कंडीशन वाले सिस्टम पे मुझे इसका इमेजिंग करना है, या इसके कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ही मुझे उठाना है, सेलेक्टेड डेटा ही चाहिए मुझे, सारा डेटा की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको रन करूंगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया मैंने।
ओके, ये रन हो गया। रन होने के बाद आप इसमें केस इंफॉर्मेशन सारा चीज डाल सकते हैं। अब ये टाइम जोन आपका करंट मशीन का ले रहा है। यहाँ पे ब्राउज करके पूरी ड्राइव को आप फॉरेंसिकली रीड ओनली में देख सकते हैं। आपको सिस्टम खोलने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से पूरा ब्राउज करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। अब जैसे यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड है, कॉल रिकॉर्ड के अंदर क्या चीज, क्या क्या डेटा है, ये कब क्रिएट हुआ था, ये फोल्डर कब क्रिएट हुआ है, अकॉर्डिंग टू आप अपने हिसाब से इसमें डेटा सर्च कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। तो ये फॉरेंसिकली आप देख रहे हैं। अगर यही चीज डेटा यहां से जाके देखते हैं तो आप डेटा को टैंपरिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपका सर्च, जो सेकंड ऑप्शन है सर्च का, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। ओके, मैं दोबारा से तो ब्राउज, उसी तरीके से सर्च। यहाँ पे आपका कौन से ड्राइव में अगर कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन सर्च करना है, कोई फाइल सर्च करना है, कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है, तो यहाँ से उस लाइव कंप्यूटर पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपका कलेक्शन आता है। कलेक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, सपोज यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन pictures of this person and you are interested in downloads, documents, whatever is there, so it will acquire those things only there। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटलुक है, अगर इनके इस सिस्टम पे आउटलुक हो रहा है, तो आप स्पेशली आउटलुक को ही डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या आइटम है वो आपको पर्टिकुलरली जो स्पेशल डेटा है वो सारा चीज, कौन कौन से वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहा है वो डेटा आपको मिल जाएगा, इंटरनेट हिस्ट्री। तो ये डेटा आप एक्वायर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अब यहाँ पे सिस्टम को देख के आपको पता चल जा रहा है कि इसमें कितने, एक डिस्क जीरो है, डिस्क जीरो के अंदर एक सी ड्राइव करके पार्टीशन है, एक डी ड्राइव है, एक ई ड्राइव, डेटा रिकवरी, एचपी टूल्स, मतलब 931.5 जीबी की ये हार्ड ड्राइव है। तो आप यहाँ से सिमिलरली रॉ E01 आप इसकी इमेजिंग कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव की आप डेस्टिनेशन सेट करके एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा के आप इस पर्टिकुलर इस सिस्टम पे जितने भी हार्ड ड्राइव लगे हैं उसकी आप इमेजिंग कर सकते हैं। तो ये टूल काफी एक्सट्रीमली, मतलब मैक फोरेंसिक्स और लैपटॉप फोरेंसिक्स, यहाँ तक कि ये पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। अगर सपोज ये लैपटॉप मान लीजिए आपको ऑफ कंडीशन में मिला है और आपको एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर है, आप सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग में काम करते हैं, तो आपके पास ये लैपटॉप से बूट कीजिए, आपको पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से इस पर्टिकुलर सिस्टम से आपको सपोज ईमेल उठाना है, ईमेल उठा सकते हैं, ब्राउजिंग डेटा उठाना है, सारा डेटा आप उठा सकते हैं। तो ये विंडोज में एज वेल एज द मैक पे कंपेटेबल है, ये दोनों सिस्टम पे चलता है। इसका नाम डिजिटल कलेक्टर। ओके, तो इससे आप इमेजिंग और सेलेक्टेड टारगेटेड डेटा आप एक्वायर कर सकते हैं। आप जो बड़े बड़े आपने TX1 देखे, वो TX1 इट इज चेंज टू जस्ट स्मॉल डिवाइस दैट इज अ
और ये उन सारे सिस्टमों पे फायदा है जैसे कि जिसमें एम्बेडेड हार्ड ड्राइव है, आप हार्ड ड्राइव निकाल नहीं सकते, उस केस में ये बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। आप सीधा लगाइए और डेटा एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, आप सीधा लगा के इमेजिंग कर लीजिए, फिजिकल इमेजिंग कर लीजिए। अब जैसे और ये उन जैसे जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है कि आप फॉरेंसिकली डेटा एक्वायर भी कर ले रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली आपने देख लिया होगा कि जस्ट मैंने रन किया, यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया, डेस्टिनेशन यहाँ पे जो भी हार्ड ड्राइव मैं लगाऊंगा वहां पे डेस्टिनेशन सिलेक्ट करूंगा और इमेजिंग कर लूंगा। तो आप इससे टारगेटेड डेटा इमेजिंग, फिजिकल इमेजिंग, ये जो TX1 जैसे जो डिवाइस होते थे वो सारा चीज खत्म हो जा रहा है। और इस पे आप सिस्टम को जो खोलना, हार्ड ड्राइव को निकालना, हार्ड ड्राइव की प्लगिंग करना, हार्ड ड्राइव का एडॉप्टर ढूंढना। अब एप्पल क्या है, एप्पल टाइम टू टाइम हमेशा अपना इंटरफेस ही चेंज करते रहता है। अब इतना ज्यादा इंटरफेस चेंज होता है तो उसकी एडॉप्टर्स मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो डिवाइस है इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन विदाउट ओपनिंग द सिस्टम, एंड फॉर layman can do it without much technical knowledge of computer forensics. Okay, so this is a small device but it is doing a lots of thing. अब आपके पास इमेज बन जाता है तो उसके बाद आता है आपकी एनालिसिस। तो अभी हमारा इमेज बनने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि ये 16 GB की पेन ड्राइव थी। आई डिडंट गेट स्मॉलर देन दिस। मुझे इससे छोटा कोई पेन ड्राइव मिला नहीं, नहीं तो मैं आई शुड हैव यूज्ड दैट वन। So you have to bear with me for some time. Mean time आपके पास कोई सवाल है तो I can answer. कोई क्वेश्चन किसी के पास? यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। और क्योंकि नवीन जी ने आपको अभी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं आपको फोरेंसिक्स, मोबाइल फोरेंसिक्स के बारे में करके भी आपको दिखा रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। कुछ डिवाइसेस मैंने स्पेशली इसीलिए, जैसे ये डिजिटल कलेक्टर के डिवाइस है, ये खास करके इनकम टैक्स के लिए बहुत यूजफुल, मतलब जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। क्योंकि आप लोग जब सीजर पे जाते हैं, मैं भी बहुत सारे सर्वे और इस पे जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि TX1 लेके हम लोग बैठे रहते हैं, और या आपको फिर टेक्निकल सपोर्ट या सर्विसेज टीम की जरूरत पड़ती है। तो ये जो डिवाइस है, ये छोटी सी डिवाइस है, ये डिवाइस आपको जस्ट सिंपली क्या करना है कि आपको प्लग एंड प्ले है, लगाइए, रन कीजिए, इमेज बनाइए, सेलेक्टेड आप डेटा, आपको वो जो ये जो बड़े बड़े जो डिवाइसेस मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाए वो सब डिवाइसेस खत्म हो जाते हैं इस केस में। जैसे ये डिवाइसेस है, एक तो इस पे पावर के डिपेंडेंसी होती है, फिर आपको निकाल के आईडी हार्ड ड्राइव, साटा हार्ड ड्राइव, इंटरफेस, फिर कोई हार्ड ड्राइव का एडॉप्टर ही नहीं मिला। अब आप आके अटक जाते हैं। जैसे मैं आपको एक कुछ साल पहले जब हम लोग एक DRI के केस में गए थे, तो वहां पे ये जो ब्लेड टाइप के हार्ड ड्राइव मिले थे। अब पहले तो हम लोगों को खुद भी नहीं पता था कि ब्लेड टाइप के हार्ड ड्राइव जैसे इस टाइप के हार्ड ड्राइव थे, तो हम लोग पहले ढूंढा, फिर हमने बोला कि इसमें तो हार्ड ड्राइव ही नहीं है। फिर थोड़ा देर बाद गूगल करके पता किया तो जो ब्लेड टाइप का इस तरीके से हार्ड ड्राइव दिख रहा था, ये था हार्ड ड्राइव। एक्चुअल में ये छोटे से हार्ड ड्राइव थी, और इस हार्ड ड्राइव का एडॉप्टर ही नहीं था। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि एक एडॉप्टर है, उस टाइम पे कोई एडॉप्टर ही नहीं था। तो फिर हमने DRI के ऑफिसर से बोला कि इसको तो सर ऑन करके ही करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मना कर दिया कि नहीं, आप ऑन मत करो, क्योंकि आप जैसे ही ऑन करते हैं तो आपकी एविडेंस प्रॉब्लम, एविडेंस जो एविडेंशियल चीजें हैं वो टैम्परिंग हो जाता है। तो ये जो डिवाइस है, अगर आप इसको बूट करते हैं,
डिजिटल कलेक्टर के थ्रू बूट करते हैं तो ये इसे बूट करने पे आपकी जो एविडेंशियल वैल्यू मेंटेन रहती है और आप आराम से डेटा उठा सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से मैंने इस पे किया है, अभी देखिए आप मैक के जितने भी सिस्टम आप लेके आइए, अभी CFSL भोपाल में मैं गया हुआ था, सेंट्रल फॉरेंसिक्स लैब है जो कि भोपाल में है। इंडिया में 6 CFSL लैब्स है, कलकत्ता, गुवाहाटी, देन आपका चंडीगढ़, और इसी तरीके से भोपाल में मतलब 6, पुणे, हैदराबाद। तो ये 6 लैब्स है जिनमें मतलब जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है उनके पास मैक का सिस्टम सीज किया था, मगर ये डिवाइस नहीं था। ये डिवाइस उन्होंने देखा तो 3 लैपटॉप उसी टाइम उन्होंने इमेजिंग करवाया है मेरे से कि कर दो, क्योंकि हमारे पास है नहीं। और जब तक आप इमेज नहीं बनाते तब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो वो पिछले 2 महीने से लेके वो लैपटॉप को बैठे हुए थे कि हम किस तरीके से इसकी इमेजिंग करें, क्योंकि वो लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या था, जो हार्ड ड्राइव था वो उसी पे फिक्स था। तो अभी जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं आने वाले दिनों में, अब आपको फिजिकल हार्ड ड्राइव नहीं मिलेगा। अब आपको मोबाइल की तरह ही उस पे आपको हार्ड ड्राइव लगा होगा। अब उसमें आप आके फंस जाते हैं। उसमें फंसेंगे तो उसमें दिक्कत क्या हो जाएगा कि आप उसकी इमेजिंग नहीं कर सकते हैं, उसकी हार्ड ड्राइव नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने क्या किया था, भोपाल वालों ने CFSL में, उन्होंने लैपटॉप खोलने की कोशिश की। खोला तो उसकी कीबोर्ड का जो कनेक्शन है वो टूट गया, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको आजकल क्या है कि इतने सारे उसमें पतले पतले केबल लगे हुए, छोटा सा भी केबल कनेक्शन टूटा कि आपका लैपटॉप खत्म हो गया, वो लैपटॉप चलेगा भी नहीं। तो एक लैपटॉप को उन्होंने तो फिजिकली पूरा डैमेज ही कर दिया था। तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा कनेक्टर यूज कर रहे हैं, कौन सा कनेक्टर यूज होगा। आप फोर्सफुली कोई भी कनेक्टर लगाएंगे तो आप डैमेज कर सकते हैं अपने एविडेंस को। ओके, तो ये स्मॉल डिवाइस आप जेब में रख के जाइए, आप उस इमेजिंग। इस डिवाइस को तो हम लोगों ने एज ए फॉर डिजिटल एविडेंस, मतलब एक टाइप से एविडेंस की जगह पे इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल भी बना रखा है। अब जैसे ये टूल मैं लेके गया, आपके कंप्यूटर पे थोड़ा देर बैठने के लिए चांस मिला, मैंने ये लगाया, मैं बोलूंगा मैं डेटा कुछ ब्राउज कर रहा हूं, मैंने लगाया, लगाने के बाद यहां से सीधा आपके कुछ नहीं किया, यहां पे जाके ये जो आपके ईमेल्स है, आउटलुक पे ईमेल है। अब आप एक बिजनेसमैन है, मैंने क्या किया, यहाँ पे लोकेशन सेट किया और ये ईमेल की बैकअप बना ली। आपके लिए तो गया ना पूरा। अब वो ईमेल आप किससे कनेक्शन कर रहे थे, किससे चैटिंग कर रहे थे, क्या बात हो रही थी, आपकी कौन सी मेल किसके पास गई है, क्या गई है, तो वो आपका पूरा डेटा तो मेरे पास आ गया। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग के हिसाब से भी ये दिस टूल इज वेरी यूजफुल। ओके, तो जस्ट नोइंगली अननोइंगली यू आर, मतलब आप भी विक्टिम बन सकते हैं अगर इस तरीके का टूल। तो ये देखिए मैंने जो इमेजिंग किया था, इमेज हो चुका है। इमेज होने के बाद इसमें टोटल जो टाइम लगा 14 मिनट्स 33 सेकेंड लगा। और ये जो हमारा हैश वैल्यू मिला है, जैसे कि आप हैश वैल्यू हमेशा सुनते आ रहे होंगे या देखे होंगे, मे बी अभी सी डेक के जो टेंडर हुए हैं उसमें, सॉरी, जो सी डेक के आपके क्लासेस हुए हैं उसमें भी आपका हैश वैल्यू आपने सुना होगा। तो ये जो अब जो डिजिटल एविडेंस हमने जो निकाला है, कल को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हैश वैल्यू हमारे पंचनामा में लिख जाता है कि हमने जो डेटा एक्सट्रैक्शन किया इस पर्टिकुलर पेन ड्राइव से, जिसकी सीरियल नंबर, ये जो ड्राइव का सीरियल नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ड्राइव सीरियल नंबर इज 6B करके है, USB टाइप इंफॉर्मेशन सेक्टर। ओके, तो हमने इसकी फिजिकल एक्विजिशन किया हुआ है। तो ये हैश वैल्यू हमारी हमेशा इंटैक्ट रहना चाहिए, ये डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि ये पेन ड्राइव को निकाल के सेफ कस्टडी में रख दूंगा, और जहां मैंने इमेज बनाया है उस इमेज से एनालिसिस करूंगा। ओके, अब इमेज से एनालिसिस करने के लिए हम्म, हमने इसका नाम रखा था DTRTI डेमो, USB।
USB DTRTI डेमो, क्योंकि हमने इसकी इमेजिंग की है, तो ये डिस्क टू फाइल, यानी कि एक डिस्क को हमने फाइल में बनाया है, तो ये अपनी प्रोप्राइटरी फॉर्मेट, क्योंकि इसका DDE फॉर्मेट हमने किया, तो ये कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए इसको देखने के लिए। आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे, नहीं डेटा मिलेगा। इसको खोलने के लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि FTK इमेजर से ही आप इसको खोल सकते हैं। तो इसको माउंट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आप FTK इमेजर फिर से रन कीजिए। FTK इमेजर ये फ्री टूल है, या आप जाके एक्सेस डेटा का वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आप इमेजिंग कर सकते हैं। अब इस पे जाके मैं यहाँ पे इमेज माउंटिंग पे क्लिक करूंगा, और जो आपने इमेज बनाया है उसको ब्राउज कीजिए। कहाँ पे है आपका इमेज? मेरा इमेज है इस पर्टिकुलर पोर्टेबल ड्राइव के अंदर। यूएसबी DTI डेमो। ठीक है, अब मैं इसको सबसे पहले वाले को सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे माउंट टाइप फिजिकल एंड लॉजिकल, जैसे कि फिजिकल पूरा करेंगे। ड्राइव लेटर L ले रहा है। माउंट मेथड ब्लॉक डिवाइस, यानी रीड ओनली पे माउंट होगा। अगर मैं उसमें खोलता भी हूं तो कोई चीज भी टैंपरिंग नहीं होगा। आप रीड ओनली की जगह रीड राइट भी कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है। इस तरीके से अगर कोई आपको इमेजिंग करके दे देता है, तो आप एटलीस्ट अवेलेबल डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई एनालिसिस सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे एनालिसिस सॉफ्टवेयर आता है फॉरेंसिक टूल किट, जो FTK है, FTK का फुल वर्जन आता है, जो इन केस आपने नाम सुना होगा, मैग्नेट फॉरेंसिक्स नाम सुना होगा, बेलकासॉफ्ट एविडेंस सेंटर आपने नाम सुना होगा। इस तरीके से बहुत सारे टूल्स है जिसको यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये ड्राइव हमारा माउंट हो गया L ड्राइव में। अब दिस कंप्यूटर में जाते हैं, दिस PC। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे एक ये ओरिजिनल पेन ड्राइव है, जो RX I ड्राइव था पहले, और L ड्राइव हमने माउंट किया। अब दोनों में डेटा देखिए, दोनों में सेम होगा। अब यहाँ पे भी वही डेटा है, और जो दूसरी ड्राइव है L ड्राइव, इसके अंदर भी वही सेम डेटा है। सो हमने इसको माउंट कर लिया, और माउंट करने के बाद डेटा देख रहे हैं। एटलीस्ट जो प्रीव्यू डेटा है, ये चीज हम यहीं से देख सकते हैं। ओके, तो ये जस्ट आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप माउंट करके कोई इमेज बना के आपको किसी हार्ड ड्राइव में दे दिया, उस हार्ड ड्राइव की इमेज को जस्ट माउंट करके इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है FTK इमेजर के थ्रू आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर है? अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। अब इसमें जैसे कि DTRTI डेमो करके जो ये था फोल्डर है, उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल भी है। वो जो हमने जो डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा था, क्रिएटेड बाय एक्सेस डेटा FTK इमेजर 4.5 केस, ये जो मैंने वहां पे जो केस इंफॉर्मेशन डाला हुआ था, एक्वायर्ड यूजिंग एक्सेस डेटा का जो वर्जन है, एविडेंस नंबर, USB ड्राइव, एग्जामिनर, ये डाला हुआ है आपका इंफॉर्मेशन। किस ड्राइव की आपको करना है, जे ड्राइव के अंदर आपने सेव किया हुआ है एक फोल्डर बना के, और ये इसकी पूरी डिटेल्स, एंड दिस इज द हैश वैल्यू। अब आपको क्या करना है, ये प्रिंट आउट लेके जो आपके पंचनामा है उसके साथ अटैच कर सकते हैं, कि जो डॉक्यूमेंट है इस पर्टिकुलर डिवाइस की, ये हैश वैल्यू है, इस पे विटनेसेस है, या जो भी आपका फॉर्म 65B की तरह आप इसको साइन करा के इसको लेके अपने केस के साथ अटैच करके कोर्ट में लगा सकते हैं। तो ये फॉरेंसिकली हमने इसको एक्वायर किया है, और ये फॉरेंसिकली प्रीव्यू। तो हमारा 90% काम तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब काम आता है एनालिसिस का। एनालिसिस इज बेस्ड ऑन योर केस। अब केस में आपको बोला गया है कि सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर ड्राइव से, इस पर्टिकुलर डिवाइस से आपको खाली PDF ढूंढ के देना है, आपको खाली इसमें पिक्चर फाइल ढूंढ के देना है। तो उसके लिए आपके आपके पास जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि CDEC वालों ने अगर साइबर चेक सूट दिखाया होगा,
तो साइबर चेक सूट में आपको हार्ड ड्राइव का इमेजिंग करके उस इमेज को इंपोर्ट करके दिखाया होगा कि इस इमेज को इंपोर्ट करके किस तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट को अलग किया, इसको अलग किया, पूरा डिटेल आपका आता है। तो वो पार्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ, उस पार्ट को आई बी जस्ट स्किपिंग, क्योंकि वो एनालिसिस पार्ट काफी लंबा हो जाता है और वो जनरली आप उसको नहीं करेंगे। तो जो अवेयरनेस का चीज है वो है कि आपको जब कोई टूल नहीं है आपके पास, बस राइट ब्लॉकर है, तो जो मेरा सजेशन होता है कि आपके पास अगर कुछ नहीं भी है तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, फ्री टूल से आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो आपके पास एक राइट ब्लॉकर होना चाहिए। राइट ब्लॉकर पे आप ये लगाइए, जो भी आपके डिजिटल एविडेंसेस है, सीजर आपने सीज किया है, इस तरीके के पोर्टेबल राइट ब्लॉकर आप ले सकते हैं। यूनिवर्सल राइट ब्लॉकर जो मैं अभी आपके सामने यूज कर रहा हूँ, ये जो डिवाइस मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज अ पोर्टेबल राइट ब्लॉकर, सो यू कैन यूज दिस डिवाइसेस फॉर योर इन्वेस्टिगेशन। आप दूसरे टाइप के भी राइट ब्लॉकर आता है, जैसे यूएसबी का राइट ब्लॉकर आता है। तो कोई भी यूएसबी मिलता है, आप आईडी साटा राइट यूएसबी कन्वर्टर ले लीजिए, आप उस पर लगा के इसको प्रीव्यू कर सकते हैं और उसके बाद इमेज करके ओरिजिनल हार्ड ड्राइव को सील कर देते हैं, और सील करके और जो आपका इमेज है, इमेज को आप एफटीके इमेजर से इस तरीके से माउंट करके एटलीस्ट अवेलेबल डेटा की एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो समरी है इस पर्टिकुलर सेशन का, उसका ये समरी ये है कि सिक्योर क्राइम सीन डिजिटल एविडेंसेस प्रॉपर्ली, फोटोग्राफ क्राइम सीन को कीजिए एविडेंस फाउंडेड, यूज राइट कनेक्टिविटी। आपको राइट कनेक्टिविटी, इसीलिए मैंने आपको ये जो स्लाइड दिखाया था उसमें आईडी आईडी हार्ड ड्राइव के साथ कौन सा केबल लगते हैं, साटा के साथ कौन सा लगता है, पाटा हार्ड ड्राइव में कौन सा लगता है, यूएसबी थंडरबोल्ट क्या होता है, यूएसबी अब जैसे सपोर्ट चाहिए, या कभी मैं आपको बताता हूँ कि थंडरबोल्ट केबल ले आइए आप, थंडरबोल्ट आपको पता ही नहीं होगा कि किस कंप्यूटर में मिलता है, तो वो चीज आपको जानना जरूरी है। मेक ए हैबिट ऑफ यूजिंग राइट ब्लॉकर विद डिजिटल एविडेंसेस। कभी भी डिजिटल एविडेंस मिलता है तो प्लीज यूज राइट ब्लॉकर्स। आप डायरेक्टली लगाएंगे तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया किस तरीके से एविडेंस में चेंज हो गया, अगर कोई एंटीवायरस है तो एंटीवायरस आपका डेटा डिलीट कर सकता है। तो इसी वजह से आपको हमेशा राइट ब्लॉकर यूज करना है। इमेजिंग एंड क्लोन, इमेज एंड क्लोन डिजिटल एविडेंसेस, हमेशा ट्राई टू वर्क ऑन इमेज एंड क्लोन कॉपी ओनली, डोंट वर्क ऑन द ओरिजिनल। ओरिजिनल कैन बी ऑल्टर्ड, ओरिजिनल कैन बी मॉडिफाइड। अगर ओरिजिनल ही आपका मॉडिफाई हो जाएगा तो फिर आपका केस हाथ से चला जाएगा। और दीज डेज इवन जो आपका डिफेंस लॉयर्स हैं वो आपका पूरा प्रॉपर वो लोग भी यूज करता है कि उनको क्लाइंट को बचाना है, अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करना है, तो वो आपके हर मूव को देखेंगे, हर मूव को एनालाइज करेंगे और एनालाइज। ऑलवेज डॉक्यूमेंट एनी चेंजेस में, हमेशा चेन ऑफ कस्टडी फॉलो कीजिए, बिकॉज चेन ऑफ कस्टडी अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको आपको कोर्ट में एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी चीज करते हैं तो उसको प्लीज डॉक्यूमेंट कीजिए। डोंट हिट एंड ट्राई विथ एविडेंस। अगर आपको एविडेंस के बारे में नहीं पता है तो आप उसके साथ हिट एंड ट्राई नहीं कीजिए। ऑलवेज टेक ए एक्सपर्ट ओपिनियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि कोई साइबर फॉरेंसिक्स में आपके कोई सीनियर है, वो ज़्यादा आपसे जानते हैं, या आपको लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज ज़रूरत है, जूनियर भी है तो कोई ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ उसकी हेल्प लीजिए उसको केस को करने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एवरी केस इज यूनिक, हर केस यूनिक होता है। देयर आर सेवरल डिजिटल फोरेंसिक्स एविडेंसेस, इट कैन लुक सिमिलर बट द प्रोसीजर कैन बी डिफरेंट। आपको ये चीजें ध्यान में रख के आपको काम करना होगा। तो मैं अभी कुछ टाइम आपको क्वेश्चंस आंसर्स के लिए छोड़ूंगा। कोई क्वेश्चंस आंसर है तो प्लीज मुझे इस पे ये कीजिए, अदरवाइज मैं एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, जैसे कि वॉलेटाइल डेटा किस तरीके से कैप्चर किया जाता है, वो इसी टूल के थ्रू, कि जैसे रैम कैप्चर करना है। तो जैसे कि आप एफटीके इमेजर आप कभी भी लेके कहीं पे आप एफटीके इमेजर के थ्रू रैम कैप्चर कर सकते हैं, या ये जो डिजिटल कलेक्टर है इसके थ्रू आप रैम का कैप्चरिंग कर सकते हैं। रैम में क्या क्या डेटा मिलता है, रैम के अंदर में भी हो सकता है कि पासवर्ड्स मिल जाए,
कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्या क्या चीजें चल रही थी सिस्टम पे, दैट कैन बी अवेलेबल। सो जैसे कि मेरे पास सपोज ये एफ टी के इमेजर है, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे कैप्चर मेमोरी में मैं ब्राउज करके, अगर मुझे इस पर्टिकुलर सिस्टम का रैम डंप उठाना है तो मैं पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में इसकी रैम उठाने के लिए मेक ए इमेज रैम HPSY। ओके, अभी इंक्लूड पेज फाइल डॉट सिस और आपने कैप्चर कर दिया, तो ये क्या करेगा, आपका रैम उठाने लगता है। जैसे कि इसमें 16 GB रैम है, तो आपका 16 GB का रैम कैप्चर स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आपको हार्ड ड्राइव भी, जब आप सीजर के लिए जाते हैं तो आपको उतने ही आपके फॉरेंसिक का जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर किट होता है, तो आप क्राइम सीन पे ये मत अज्यूम करके जाइए कि वहां पे सिस्टम ऑफ कंडीशन में ही मिलेगा। मे भी हो सकता है 4 सिस्टम ऑन में ही मिले। सर्वर सीज कर रहे हैं तो सर्वर को सीज करने से पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उस सर्वर के बारे में जाने। वहां पे आईटी एक्सपर्ट होता है, उस हर कंपनी के पास आईटी वाला बंदा होता है, वो आईटी वाला आपको बताएगा। कभी भी सर्वर से हार्ड ड्राइव डायरेक्टली नहीं पुल कर ले, सर्वर को शट डाउन नहीं करे। सर, वो जब भी आप सर्वर को शट डाउन अगर कर देते हैं, मान लीजिए कि कोई क्लाउड से डेटा कनेक्टिविटी है, कुछ है, तो वो डेटा फिर आपको नहीं मिल पाएगा। और मे भी हो सकता है उसमें सर्वर में क्या कॉन्फ़िगर है, रेड 0 है, रेड 1 है, या रेड 6 है, 5 है, 10 है, क्या रेड कॉन्फ़िगर है, जब तक आपको पता नहीं। बंद हो गया। तो आपको इस तरीके की गलती नहीं करना है, आपको हमेशा अपना सफिशिएंट स्टोरेज लेके जाना है जब आप इमेजिंग करने के लिए, क्लोनिंग करने के लिए आप सर्वे पे जाते हैं या। सो आई मैं इसी के साथ यहाँ पे आपको छोड़ूंगा, और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए, सो दैट वी कैन डिस्कस हियर। हेलो। या मोबाइल फॉरेंसिक्स में कोई चीज, आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क।
ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन, लास्ट सेशन हैज कम टू एन एंड एंड वी आर मूविंग टू द वैलिडिक्शन। और मैं चाहूँगा कि अभी हमारे जॉइंट डायरेक्टर आ रहे हैं सुरेंद्र मोहन साहब, और आपको एड्रेस करेंगे और वैलिडिक्शन के विषय में आपसे, वैलिडिक्शन में आपसे थोड़ा फीडबैक वगैरह लेंगे। तो उनको थोड़ा सा बताइएगा कि आपने क्या क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस था और आगे आप क्या चाहते हैं। ऑफकोर्स ऑनलाइन चीज़ों में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन तो होता ही है, लेकिन इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं और यूजफुल कैसे बना सकते हैं। और फिजिकल ट्रेनिंग में हम साइबर फोरेंसिक्स को भी आगे बढ़ाएंगे, और बहुत जल्दी अप्रैल से हमारे फिजिकल कोर्सेज भी होने वाले हैं, जिसमें कि साइबर फोरेंसिक्स पे हम लोग स्पेशल कोर्सेज करेंगे। तो आप लोग उसमें भी भाग ले सकते हैं। और संस्थान में बहुत अच्छे परिवर्तन भी किए जा रहे हैं, जिससे हम आई टू आई कांटेक्ट के साथ इवन ऑनलाइन क्लासेस में सामने आपको देख के और आपसे डायरेक्ट बात कर सकें ठीक से, जिसमें आप एक क्लासरूम फॉर्मेशन में बैठे हों और हमारी बातों, आपस में आपसे हमारी बातचीत हो रही हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर मिनट और टू, और हम लोग अपना वैलिडिक्शन का प्रोग्राम अभी करते हैं। थैंक यू। करेंगे और आपसे रूबरू होंगे।
और आपसे ये अपेक्षा होगी कि आप भी सर को अपनी बातें कहें और जो भी आपके मन में बातें आ रही हैं उनसे सर को अवगत कराएं। तो सर। Thank you very much, sir, and congratulations to all of the participants for successfully completing this course. As you know, that we spend a lot of time on screens, so cyber forensics becomes very important part of the our investigation processes. Uh, Many times we think that cyber forensics is a specialized domain of the engineers or some very highly educated people, but I don't think that's true, because it's such a easy and interesting subject where you can always grasp the things, and you always gather the knowledge from the varied source available nowadays. I will give example of Elon Musk. He don't have any formal education, but he is flying rockets nowadays and doing everything which even the greatest scientist of this world couldn't do. So mobile forensics, whether it is mobile forensics or it is magnetic device forensics or any area under the specialized theme of cyber forensics, uh, it's very easy. There are a lot of tools which you can use. There are a lot of specialized softwares which you can use, and the application of cyber forensics is such a wide that you can enter in the domain of individual, what he eats, what he does, which kind of road or route he follows, everything and anything. As you know that artificial intelligence and machine learning are the buzzwords of the day, and these are the techniques through which data is mined, the metadata is mined, and your data is arranged in such a way that it can be utilized. Have you ever imagined that when you access the Facebook and simultaneously you use some other website like Amazon, you get the same kind of advertisement as per your tailor made requirement or taste on your different web pages. So that is because of the artificial intelligence, because they just guzzle your data, they mine your data, and just trace out your preferences and just find out what you like, what you don't like, what you need, what you don't need. At the same time, you have also heard about the recent controversy regarding elections, because where it was alleged against the Facebook that they are using the data available with them for analyzing the political preference of the different people in various part of the country. So this is such a area which is very interesting, and very few people knows about it. So if you know, because as a investigating agency, you need to be one step forward from the tax evaders. So if you know about all this, you can easily trace and capture and just surprise the tax evaders, because everybody's 80% data is in the mobile. You download your PDFs, you access your Facebook, you have your logs, you have a lot of things. There are a lot of apps who steals your information. There are a lot of apps you can put on the SSH mobile or laptop and access the data. There are everything available. You just need to, if you do the Google, you will find a lot of useful links, a lot of free softwares. So with all this, I will say that I hope that this course was very useful to you. And I would thank to Arvind Misra sir and his entire team for arranging such a nice faculty, because you can imagine that we arrange the faculty from the CDAC. CDAC is a specialized government institute for the cyber forensic purposes. And they provided their best of the engineers and technicians for this course. And we also want to make this course of around 1 week long, so that you gather a lot of data and a lot of hardware utilization is there. So we have a lot of forensic tools which we want to demonstrate to you all, so that you can use them in during the time of your searches, during the time of investigating magnetic devices seized by the our agencies. So we all want that, but we had certain limitation in the terms of online classes. So we couldn't do that, but we want to do that, and we are aspire to do doing that.
So let me thank Arvind Misra sir for arranging such a nice course with a lot of hard work. His team, especially Manoj Viskarma ji, for his dedicated effort, whole technical support team like Gyan and others, and all other members of DTA, team DTI who provided support. But this validation session would not be complete unless you give your feedbacks. We know that in the online trainings there are certain limitations because concentration is a problem. You are in your offices, you are in your homes, and there are a lot of disturbances. So focusing on certain lecture is difficult. But still, I want to hear from you all so that we can make our course more user friendly and better target oriented. So please, if you want to say anything, please, I would love to hear that. Over to you, sir. Well, some of the participants would like to share their views, but we request you to share views at this point of time, so that will help us to understand what we need to do. हम लोग बहुत ही गंभीरता से इस टॉपिक को लेते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं उसमें हम लोग को डेटा कैप्चर करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है, और जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमको पता चलती हैं, एसएससी के बारे में हम ढूंढ निकाल सकते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात होती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि एक आध लोग जो हैं हमें बताएं, कुछ बोलें, और उससे आपको आपके विचार आप व्यक्त कर सकते हैं और हमें थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इस कोर्स को और बढ़ा के 5 दिन का या 6 दिन का या और बढ़ाना चाहिए, इसमें हमें और बेसिक लेवल से चीज़ें बतानी चाहिए, या इसको और आगे क्या करा जाए आपके लिए, जिससे आप इससे भरपूर ज्ञान प्राप्त कर सकें और दक्ष बन सकें। एनीवन? Okay, any one of the participants? Okay, मैं चाहूँगा कि नवीन जी को आप जरा स्पॉटलाइट करिए। नवीन जी का आज पूरे दिन का लेक्चर था, तो नवीन जी को स्पॉटलाइट किया जाए जरा। तो लेट अस लुक एट नवीन जी। हाँ नवीन जी, आपने आज हमारे प्रशिक्षुओं को पूरे दिन आपने ट्रेनिंग दी है। आज ही नहीं, आप बहुत समय से देते आ रहे हैं। एनएडीटी में आप एक रेगुलर फैकल्टी के रूप में इनवाइट किए जाते हैं, और आपका जो जिस तरह से आप बातें बताते हैं वो सीधे दिमाग में उतरती हैं और बड़े आसानी से समझ में आती हैं, और आप करके भी दिखाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। तो हमारा आपसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है, करीब 2 या 2.5-3 सालों से, मुझे लगता है उससे ज़्यादा हो, मैं मिसकैलकुलेट कर रहा हूँ कि आप हमारे शिक्षार्थियों को जब से साइबर फॉरेंसिक्स की बात चली है या निकल पड़ी है तब से आप हमारे साथ जुटे हुए हैं। तो ऐसे मौके पे थैंक यू सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। और देखिए अभी तो डिजिटल का ज़माना है मैं सुबह से यही बातें हो रही है, तो जितना ज़्यादा आपको आजकल एविडेंसेस हैं वो सब डिजिटल ही मिल रहा है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एज ए पहले जैसे कि कंप्यूटर आए थे तो शुरू में हुआ था कि बहुत लोगों ने नौकरी छोड़ दिया था, कि जैसे क्लर्क थे तो उनको टाइपराइटर पे वो लोग काम करते थे। कंप्यूटर आया तो बोले कि नहीं हमसे तो ये होना नहीं है। कुछ लोगों ने, क्योंकि मेरे फादर उसमें थे, फौज में थे, असम राइफल्स में, तो मैंने देखा था वहाँ पे बहुत लोगों ने उस टाइम पे जो क्लर्क थे वो अडॉप्ट नहीं किए और उन्होंने नौकरी छोड़ के चले गए, और कुछ लोग अडॉप्ट किए जो आज भी मतलब वहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी है, आपको धीरे धीरे अडॉप्ट करना जरूरी है। और जैसे कि बहुत सारे आईओज हैं, मैं एनएडीटी पे जब क्लास लेता हूँ तो कितनी बार आईआरएस जो प्रोमोटी आईआरएस होते हैं तो ऑलमोस्ट 500-600 की बैच होती है एक बार में क्लास लेना। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो वो लोग जो ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं और एकदम से साइबर फॉरेंसिक्स इस तरीके से फॉलो करना है तो बहुत लोगों के उसमें पड़ता नहीं है। मगर वो खुद ही उन्होंने अपना बताया कि हमें आप जो
ट्रेडिशनली जो बदल चुका है, जो साइबर क्राइम और जो क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं, अगर डेटा, अगर कोई भी आप देख लीजिए, एक फैमिली के अंदर ही अगर आप डेटा जो एक्सचेंज है, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी फैमिली कहीं दूसरे जगह रहती है, तो जो डेटा एक्सचेंज है बहुत ह्यूज है। और वो जो डेटा है इट कैन बी यूज एज ए एविडेंस, मतलब आपका एज ए एविडेंस यूज हो सकता है या इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हो सकता है। तो ये मतलब काफी जो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत यूजफुल होगा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और जैसे कि सर ने बताया कि ये कोई मतलब इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज वेरी मतलब बहुत इजी है समझना, आपने देखा होगा। बस इसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, आप उस अप्रोच को फॉलो कीजिए और यू कैन बी एबल टू सॉल्व एनी केसेस। बस आप सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम कीजिए, यू विल गेट ऑल द डेटा। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बी और बी टेक होना जरूरी है या आप कंप्यूटर गीक होना जरूरी है। तो बहुत सारे जो अभी कैरियर में आज के डेट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कैरियर एज ए साइबर फोरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटीज ले रहे हैं, वो आर्ट्स के स्टूडेंट होके भी इस फील्ड को अपना रहे हैं। तो इट इज वेरी इजी, नॉट सो हार्ड। जो मेरी ट्रेनिंग होती है, अभी जैसे मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जाना है, तो वहां पे मुझे मालूम है कि द पीपल विल बी, जो फौज के लोग हैं वो दे आर नॉट इतना क्वालिफाइड नहीं होंगे कि जो चीजें, मगर मुझे वहां पे लेमैन की तरह एक बेसिक चीजों से स्टार्ट करके वहां पे पढ़ाना पड़ता है। तो आई नो कितनी बार मुझे क्लासेस में पूछना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, एडवांस लेवल या जीरो लेवल से। तो कुछ लोग वो बताते हैं कि नहीं, यू स्टार्ट फ्रॉम एकदम जीरो, जहां से हमें कुछ नहीं पता है, ये सोच के। तो वी हैव टू अकॉर्डिंग टू ऑडियंस हमें भी चूज करना पड़ता है। और होपफुली आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और कुछ लर्न किया होगा। मेरे नंबर्स आपके पास सर शेयर कर देंगे, मैं जो प्रेजेंटेशंस आपको शेयर कर दूंगा। ये कुछ भी है, जैसे एसओपी है, एसओपी में 4-5 पेजों का मैंने खुद ही बनाया हुआ है जो कि फील्ड एक्सपीरियंस है। और ऑल्दो मैं बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स ये सबके साथ एसोसिएटेड हूँ, तो बहुत सारे केसेस पे काम करता हूँ, तो जिससे मुझे जो फील्ड के एक्सपीरियंस है, फील्ड की डिफिकल्टीज हैं, वो मुझे पता है। तो आप कभी भी किसी चीज में फंसते हैं तो एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन आई एम रेडी टू देयर हेल्प यू देयर। आप यू कैन ऑलवेज सेंड मैसेजेस व्हाट्सएप पे और ईमेल कुछ भी डाल के, वी आई बी रेडी टू हेल्प यू आउट। Thank you very much for attending the course, and thank you, sir, for this opportunity. थैंक यू नवीन जी। और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो पूरा कोर्स मटेरियल है वो हम दक्ष पे उसको अपलोड कर रहे हैं और 1-2 दिन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके अटेंडेंस से मैच होके और आपके सर्टिफिकेट्स आपको अपने दक्ष के अकाउंट में मिलेंगे। जिन लोगों के पास दक्ष का पासवर्ड नहीं है वो फॉरगॉट पासवर्ड करके भी और नया पासवर्ड ले सकते हैं, जिससे कभी भी उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो तो दक्ष के वेबसाइट से वो अपना पासवर्ड खुद ही अपना निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और रख सकते हैं। और जैसा कि नवीन जी ने बताया कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ये हमेशा आपके हेल्प के लिए, आपके असिस्टेंस के लिए, आपके मदद के लिए रहते हैं। और कभी आपको कोई आवश्यकता होती है तो आप उनके फ़ोन नंबर्स भी आपके पास मौजूद रहेंगे। यही नहीं, हमारे हर कोर्स में हमारी कोशिश रहती है कि हमें आपका पूरा फीडबैक मिले, तो आपके पास हमारे SMS और ईमेल आते रहेंगे जिसका कि आप जवाब दीजिएगा और अपना फीडबैक भी दक्ष में ज़रूर दर्ज कराइएगा। और जिससे कि जब आप आराम से अपने ऑफिस में या घर में बैठे हों तो उस वक्त अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि हर सेशन के लिए आप हमें अपना बिल्कुल एकदम न्यूट्रल होके और फीडबैक दीजिए और अनबायस्ड होके फीडबैक दीजिए। और चाहे किसी भी तरह का फीडबैक हो, वो फीडबैक इज़ फीडबैक एंड इट शुड बी जेन्युइन। और हम लोग जेन्युइन फीडबैक को वेलकम करते हैं। आप लोग भी हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना मटेरियल डाउनलोड कभी भी आप कर सकते हैं, हमेशा दक्ष पे रहेगा मटेरियल, आप कभी भी चाहे वो आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे। अगर कोई भी किसी तरह की आपको डिस्कम्फर्ट, कोई और रिक्वायरमेंट हो, आप कभी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए,
तो टेलीग्राम कर दीजिए, मुझे मैसेज भेज दीजिए, या मनोज को कर दीजिए। मनोज विश्वकर्मा हमारे जो टीम के मेंबर है, साइमा खान हमारे जो टीए हैं, टीम के मेंबर हैं, उनको कभी भी आप व्हाट्सएप SMS करके और हेल्प ले सकते हैं, और बड़ी खुशी होगी आपके साथ जुड़कर। तो मित्रों, इसके साथ हमारा आज का ये 3 दिन का जो प्रोग्राम था ये समाप्त होता है, और इच्छा रहेगी कि आपके सामने और बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुत करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ फिजिकल ट्रेनिंग भी अप्रैल से शुरू करें, जिसमें कि आपके साथ रूबरू होने का और मिलने जुलने का भी मौका मिलेगा, और उसके लिए हम भी अपने फ्यूचर में बड़ी हमारी आकांक्षा है कि हम लोग आपसे मिलें, बैठ के बात करें और व्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। तो thank you very much for having attended this course, and for being with us during these 3 days, and for having supported us during these 3 days. So thank you so much. Thank you.